और यहाँ से ऑन है, एक बार चेक करके बता दीजिए, बात है क्या बस। बाकी फटाफट शीट निकाल लो अपनी, तेजी में बहुत। क्या? हाँ, उसमें से पहले डाउट पूछो ना। सारे हो गए फिर मैं पूछूंगा, अगर सारे हो गए तो। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले मैं शीट खोल लूँ। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बस एक मिनट। कोई कोई थामा थामा नहीं है इसमें। हाँ बता। हाँ। नहीं, दोनों हमेशा जनरेट होंगे। मेरे को पता है, मैंने क्वेश्चन डाल रखा है ना इसमें, अभी करा रहा हूँ। उस पर पहुंचेंगे अभी धीरे धीरे। पहले वाले का आंसर बता दो एक बार, कंफर्म करते हुए चलेंगे। एक आइसोलेटेड पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है, प्रोड्यूसेस। फटाफट देखो, आंसर लिखवाना सीधा। और 6 आएगा इसका। क्या करा तुमने, बिना पेन पेपर के करना है, कोई पेन पेपर इस्तेमाल नहीं करेगा इसके लिए। 3 मीटर दूर, 3 मीटर दूर था। इतना सब नहीं करना ना, तो पेन पेपर लगेगा ना फिर तुम्हें। अब सुनो ध्यान से, मनी मन कैसे करते हैं इन सवालों को। अरे रुकना नहीं है, अब रुक गया मैं, एक दिन तो रुका हूँ, कल शीट दी थी, एक दिन रुक गया, और क्या रुकू। अब सुनो, 3 मीटर दूर है, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। कितनी दूरी पे रखा जाए कि E/4 हो जाए, तो कर दो E/4, है ना। और पहले रेडियस कितना था, दूरी कितनी थी, रेडियस कह रहा हूं, दूरी कितनी थी, 3 का स्क्वायर 9, और अब उसका भी क्या हो गया 1/4, तो कितना हो गया 36। और अब वाला रेडियस कंपेयर करोगे तो R स्क्वायर बराबर 36, मतलब R बराबर 6, खत्म, मौखिक। तुम्हें तो पता है ना, K Q1 Q2 तो कभी चेंज नहीं होना, तो उनमें खेल ही क्यों रहे हो, सीधा E और R में खेलो। दूसरा, अबे 5F पगला गए हो क्या। 2 पॉइंट चार्ज है, मीडियम में रख दी गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, और दूरी बीच की R है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। डाइलेक्ट्रिक के साथ 5 है, बिना डाइलेक्ट्रिक के 5 बढ़ गया ना। वाह भी वाह। थर्ड, थर्ड, अब पढ़ रहे हो क्या तुम। अरे गलत बात है भाई, ऐसा मत करो यार। हाँ, हाँ, बाद में +5 होना चाहिए, तो ऑप्शन का समेशन देख लो कि किसका समेशन 5 आ रहा है। 5 और 5 10, -1 9, गलत हो गया। 6 और 6 12, -7 5, 5 सही हो गया, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, शाबाश। फोर्थ, इसमें तुम्हें पता है कि एक कूलम्ब है, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये तो हो गया n। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 × 10⁻−19, जिसको 16 × 10⁻18 बोल लो, 16 पंजे 80, -18 का, तो कितना बचा 0.8। अब 0.8 है और पहले 1 था, अब 0.8 ये माइनस का है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो इस पर नेगेटिव का चार्ज आया, तो -0.8 और प्लस का 1, 0.20 आ गया, हो गया। पांचवा, सबने बताया कि -q ऊपर की तरफ एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स परपेंडिकुलरली ऐसे, इधर √2f, f जो भी था उसमें √2 की मल्टीप्लाई कर, तो एक ही ऑप्शन है सी। सिक्स, ये कोई भी सवाल ऐसे नहीं है उसमें तुम्हें पेन पेपर की जरूरत पड़े, सीबीएसई है, याद रखो, कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें।
मैं जो बेस्ट तुम्हारे लिए कर पाया वो यही कर पाया, ये सवाल ढूंढे हैं मैंने प्रीवियस ईयर से बढ़िया बढ़िया, सारे थोड़ी ना है, सिर्फ वही है जो मेरे को लगा हाँ ठीक है। यार फिर मेरे को लिखने पड़ते वो, उसमें टाइम लगता, तो फिर मैंने शीट बना बना के भेज दी। अच्छा सुनो, अब इसमें उसने कहा है कि अगर डब्ल्यू एक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है एफ, तो डब्ल्यू जेड पे कितना फोर्स लगाएगा, तो मेरे को एफ के टर्म्स में निकालना है। तो डी बाई टू के लिए तो एफ है, डी बाई टू के लिए एफ है। अब डब्ल्यू जेड की दूरी कितनी होगी, एस तो डी का स्क्वायर और ऐसे डी बाई टू का स्क्वायर का अंडर रूट, तो रूट 5/2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो हट गया ना, रूट 5/2 का आर का स्क्वायर, हाँ तो 5/4 आ गया। ठीक है, अब 5/4 में एक और चीज याद करना कि एफ जो मैंने टर्म ली थी वो डी बाई टू के लिए ली थी, और यहाँ पे 5d/4 है, तो वहां का 2 ऊपर चला गया, यहाँ का 4 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया, और वो भी स्क्वायर होके गया है 2 ऊपर, d/2 का स्क्वायर 4 आ गया ऊपर, तो 5 से कंपेयर हो रहा है, तो कितना बढ़िया 5 टाइम्स बढ़ गया। नहीं आया समझ, हाँ बाय 5 हो गया, दूरी बढ़ी है तो बाय 5 टाइम्स हो गया, तो कितना आ गया f/5। नहीं आया समझ, देखो मैं बताता हूँ, देखो सामने देखो, वही तो बता रहा हूँ। अब मैंने समझाई नहीं आई तो यहाँ लिख के तो समझाऊंगा, बता क्या ऑप्शन है और मेरे पास इसके अलावा। W कहाँ गया तुम्हारा, W X ये Z, ये d/2 है, इस d/2 के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स F है ना। अच्छा ये दूरी कितनी 5/2, यही तो होगा ये। अच्छा ये तुमने निकाल लिया, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि d/2 के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स F है, तो रूट 5 d/2 के कोरस्पॉन्डिंग कितना फोर्स होगा F डैश। अब सुनना ध्यान से, यहां ऐसे मत देखना इसको, मेरे को बताओ इसका स्क्वायर भी तो होता होगा, तो ये 2 4 बन के ऊपर भी तो जाता होगा, इसका भी तो 2 4 बन के ऊपर जाता होगा, तो क्या 5 गुना नहीं हो चुका होगा, बस ऐसे किया मैंने। ठीक है, अच्छा सेवंथ में जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बता देता हूँ, हाँ सी देख लेते हैं, मेरे को भी नहीं पता अभी। नेगेटिवली चार्ज एक्स कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, वाई उसको रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, पता ना, रिपेल कर रहा है, तो वाई कैसा होगा नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, रिपेल कर रहा है ना नेगेटिव। अच्छा अब इसके पास एक जेड चार्ज लाया गया, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है रिपल्सिव, अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूट्रल पे भी हो जाती है, हमने कहा देखा ऐसा, जितने भी इंडक्शन प्रोसेस है वहां हो जाता है, अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है एक एंड पे, दूसरे वाले एंड पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, उसकी वजह से अट्रैक्शन आ जाता है, रिपल्सिव फोर्स दूर होने की वजह से कम हो जाता है और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो क्या रिपल्शन इज शोर्टेस्ट, इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि अगर अट्रैक्शन है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, सिर्फ रिपल्शन शोर्टेस्ट होता है। क्लियर है। एट फटाफट करो। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अभी वर्क पावर एनर्जी हमने करा, उसी से देखो कितना बढ़िया रिलेट हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, सेंट्रल है। अच्छा अब उसने पूछा कि क्या इसके थ्रू वर्क डन जीरो होगा, पाथ पे डिपेंड करी, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, यहां तो कोई दिक्कत, तो जीरो आ जाएगा आंसर। और इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, रीजन भी सही है बिल्कुल, हाँ बता क्या, उसने कब बोला है कंडक्टर है, हाँ तो वो तो हमने कंडक्टर पे पढ़ा है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, तुम इंसुलेटर पे भी कर दोगे। हाँ तो जब मेरे को पता ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं, ये भी तो है ना। ऐसी ऐसी बातें मन में आती है तो रखा करो सामने ताकि कंफ्यूजन दूर हो। नाइन्थ, दो आइडेंटिकल q minus q plus 3q they brought in contact कितना, separated by distance d apart, find the nature of column, देखो +3 minus q तो +2, तो q आ गया, पहला भी q दूसरे वाला भी q रिपल्शन। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है q are kept at 2 meter apart in air, a third point charge q of unknown magnitude and sign is placed on line joining the charge such that the system remains in equilibrium, find the position of the, हाँ तो 1 मीटर पे रख देंगे। अब पूरा का पूरा सिस्टम किसमें रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। अब मैं इस सवाल को करने का बहुत छोटा तरीका बताता हूं, क्या है 10वां, देखो यहाँ पे भी क्यों है, यहाँ पे भी क्यों है,
क्या दोनों का नेचर सेम है? मुझे ये तो पता है तीसरा चार्ज मुझे इनके बीच में रखना पड़ेगा, पक्की बात है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना? तीसरा चार्ज अगर मुझे बीच में ही रखना है, उसका नाम है कैपिटल क्यू। अब ये दूरी 2 मीटर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पक्की बात है वो लोकेशन 1 मीटर आएगी। ठीक है, ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, अगर 1 नंबर का आ गया सवाल, वैसे देखा नहीं सीबीएसई, उसके लिए तो बढ़िया सवाल है बहुत, तो 3 नंबर का आएगा तुम्हारा, बट मैं 1 नंबर का ही करके बता रहा हूं इसको, 1 नंबर में कैसे करना है, ध्यान से सुनना आप, क्योंकि वो बड़े वाले तो तुम कर ही लोगे। 1 मीटर दूरी 1 सेकंड में आई, पहला पार्ट 1 नंबर खत्म। अगर 3 नंबर का है तो तुम्हें कैसे मिलेंगे नंबर, वो थोड़ा बता देता हूँ। अब ये कैपिटल क्यू है, सबसे पहले इसका साइन निकाल लेते, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने इसका नेचर पॉजिटिव रखा, अगर मैंने इसका नेचर पॉजिटिव रखा और मैं इस क्यू को इक्विलिब्रियम में चेक करूं, तो दोनों के दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इस पे, तो इसका मतलब मेरे को कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव। दूसरी बात खत्म, नेचर कैसा, नेगेटिव, दूरी कितनी 1 मीटर। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और क्या मुझे ये निकालना है, क्या मुझे इनके टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसी को इक्विलिब्रियम में कर दो फिर से, तो इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए इससे कितना दूर है, 2 मीटर, तो के क्यू स्क्वायर बाय 4 बराबर के क्यू कैपिटल क्यू बाय 1, तो कितना आ गया, ये कट गया तो ये आ गया क्यू बराबर क्यू बाय 4, और वो भी कैसा, क्या तीनों चीजें आ गई। ऐसे सवाल कभी भी आए इस थॉट प्रोसेस के साथ करना है, अगर 3 नंबर का आएगा तो तुम खोल के लिख देना उसको बस आगे बढ़ते हैं। 11वां, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन द डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2 मीटर, चार्ज निकालना है, तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क अपॉन में एल साइन 30, टॉर्क गिवन है, हाँ ई ई ई ई, टॉर्क गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लेंथ जो भी उसने दिया है उसको पूरे के पूरे किसकी जगह रखोगे, 12, क्योंकि जब हमने डायपोल की डेरिवेशन की थी तो हमने इसकी लेंथ 12 मानी थी, सेंटर से आधा एल और आधा एल इधर, हाँ ये जो दे रखा है तुम्हें दूरी है 12 ही दे रखी है, 12 ही यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻²है, कोई दिक्कत, वैल्यू रखना आराम से आंसर आ जाएगा। 12वां सीबीएसई के फॉर्मेट से अच्छा सवाल माना जाता है, बहुत ही बेकार सवाल है पर भाई एक है +8Q, एक है -2Q, और वो डायपोल की बात कर रहा है, तो डायपोल तो तभी बन सकता है ना जब दूसरे वाले का भी +2L लोगे, L कह रहा हूँ X लोगे, जो भी है Q लोगे, ये +8Q है, ये -2Q है, डायपोल तो इससे कैसे बनेगा, डायपोल इससे ऐसे बनेगा कि इसका +6Q अलग रखो, इससे +2Q लो, ये सिस्टम मेरा डायपोल बनेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी आएगा, ये भी प्रूव करवा सकता हूं मैं, एक्चुअल में मैं तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना कंपटीशन में कि भाई ये 2Q है, ये Q है और ये भी Q है, तो एक इसके साथ लोगे, एक इसके साथ लोगे, रिजल्टेंट डायपोल इधर आएगा, क्यों पर ऐसा ऐसा क्यों कर पाते हो, डायपोल ही नहीं बनेगा, बट क्या जरूरत है डायपोल बनने की, ना बने, हमारा क्या है, हमारे घर का आदमी थोड़ी ना डायपोल, क्यों जबरदस्ती डायपोल बनाया हमने यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है, मजबूरी है। अब वो मजबूरी क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये इसीलिए मजबूरी है, जैसे मैं इसके थ्रू प्रूफ करवा सकता हूं, देखो मैंने कहा 8Q फिर -2Q, अभी प्रूफ करा देता हूं, क्वेश्चन तो हम फटाफट कर ही लेंगे, उसमें क्या है, ऐसी तो बातें करनी है। क्या बोला है उसने, x बराबर 0 और ये L, then point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charges is, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस की वजह से कहां 0 होगा, तो मान लो ये है वो पॉइंट, यहां से बताओ कहां से x दूरी लोगे, x दूरी 0 से लोगे या L से लोगे, सेंटर से लो ना, नहीं ले तो कहीं भी सकते हो, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, पर इजी और टफ वाली बात हो जाती है। नहीं कहा डायपोल अभी ले 8 है ना, ये तो कहां डायपोल है अभी, अभी थोड़ी ना डायपोल तो तुम क्या करोगे, 8 की वजह से इस पोजीशन पे निकालोगे, ये कितना है L/2, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 8Q की वजह से, ये है Q0, ये है Q0, Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, किसकी वजह से, 8Q की वजह से, तो क्या आ जाएगा K 8Q अपॉन में L/2 + x का होल स्क्वायर, किसके बराबर होना चाहिए, K, अब ये माइनस इधर लिखा जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं, K 2Q अपॉन में x माइनस L/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक, यही तो मतलब हुआ यहाँ पे ई नेट 0 होने का, कि दोनों बराबर हो गए मैग्नीट्यूड वाइज, और इधर ही हो सकते हैं क्योंकि छोटे वाले के पास में और बड़े वाले के दूर है, कंपेंसेट करने के लिए कर दो बराबर, Q से Q मर गया, K से K मर गया, 2 से 8 मर गया 4, तो ये हो गया 2x माइनस
L by 2 का होल स्क्वायर दिखा, बराबर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर हो गए, तो ये आ जाएगा 2x माइनस एल बराबर L बाय एक्स प्लस एक्स। अरे ये L बाय 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये x नहीं कितना था 2, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाती है ना तुम्हारी। तो इस L को उधर ले जाओ तो ये आ गया 3L बाय 2, और x को इधर ले जाओ कितना आ गया x, यही आया ना, हाँ तो बस ये आ गया 3L बाय 2। क्या नहीं, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम समझे नहीं, अभी समझाता हूँ। The point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charges is, मैंने निकाला है x बराबर 3L बाय 2। अच्छा x x x x निकालना है ना, तो इसमें कितना और ऐड करेंगे, L बाय 2 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अरे सही तो है, अब क्या दिक्कत है, हाँ x इक्वल्स टू L नहीं 12 होना चाहिए। एक बार रिकंसिडर कर लेते हैं, बाकी फिर मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ तुम्हें। 12 हो गया, इसका आंसर कुछ ही कर लो तुम, कुछ भी कर लो, आंसर इसका 12 है, 12 से नहीं बदलेगा। हाँ एक बार तू सोच, मैं एक बार एक और चीज बता दूं इन्हें। मैंने कहा था कि तुम इसको डायपोल बना सकते हो, इसकी डायपोल मोमेंट निकालो कितनी आएगी, 2QL आएगी है ना, तो 2QL आ गई, ये मैं भूल भी गया था अभी। अब इसका रिलेशन इससे डायरेक्ट है, क्यों हम ऐसा कर पाते हैं, रुक जा अभी, बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा काम की। ध्यान से देखना, ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, या फिर यहाँ इस वाले पॉइंट से देखो तुम, इस वाले पॉइंट से कितना दूर जाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, 12 दूर जाऊं, वो कब, जब मैं दोनों को सेम चार्ज मान लूं, वो चाहे 2Q हो, चाहे Q और Q हो, कुछ भी हो। ये फैक्टर बताता है मेरे को, इसीलिए मैं यहाँ पे तोड़ पाया। ऐसा करने से जिस भी पॉइंट पे तुम, जिस पॉइंट के हिसाब से, जिस पॉइंट के रेफरेंस में इस डायपोल को ब्रेक कर रहे हो, वो पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बात समझ में आई? अब मेरे को खुद बताओ, अगर मैं यहाँ बीच में कोई पॉइंट रख दूं L/2 पे, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बीच में यहाँ कोई पॉइंट रख दूं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, होगा 0 तो नहीं होगा, एक उसको अटैक करेगा, एक रिपेल करेगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है तो क्या मुझे छोटे वाले की साइड रखना पड़ेगा, अच्छा छोटे वाला ये है, उधर आ गया, उधर आने के बाद मुझे ये पता लग गया कि मैं इस पॉइंट के रेफरेंस में इसको एक डायपोल बना सकता हूं जो कि 2Q चार्ज होल्ड करेगा। इसका मतलब मैं बताता हूं, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। ये कमजोर है बेचारा, ये ताकतवर है, तो हमने क्या रखा, पॉइंट इसके पास रखा और इससे दूर रखा, तो इसके 6Q चार्ज के इफेक्ट को मारा है मैंने इतना दूर करके, और सिर्फ किसके चार्ज का इफेक्ट बचा है, 2Q चार्ज का इफेक्ट बचा है। ये सब सोचने वाली बात है। लेकिन ये हर बार 2Q नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 10Q हो जाता, अगर 10Q हो जाता तो ये दूरी बदल जाती, बदलती। ये दूरी बदलने की वजह से अब ये पॉइंट यहां आता, सुनने ध्यान से, तो ये पॉइंट यहां क्यों आया, क्योंकि अगर इस पॉइंट को तुम इतना दूर करोगे तो इसका इसका 8Q का इफेक्ट मर जाएगा, सिर्फ 2Q का इफेक्ट बचेगा, और जिसको कंपेंसेट करके वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे देगा। ऐसे बनाते हैं डायपोल। आई बात समझ, यहां तो कोई परेशानी? ऐसे यहां पे अगर मैं बोल देता 15Q होता तो कितने चार्ज का इफेक्ट मर जाता है इसमें से, 13Q चार्ज का इफेक्ट मर जाता है इस पॉइंट पर, और कितने का बचता, सिर्फ 2 का बचता, और वही 2 का ये खींच लेता, तो क्या बैलेंस हो जाते। ठीक है, ऐसे सोच पाओगे पक्का। हालांकि ये सीबीएसई में इतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहिए। अभी तो सीबीएसई बीच में पड़ गया इसलिए आ रहे हैं उस पर, वरना मेन थीम तो अपनी वही है कि अच्छा सोचे। 13th 13th का सबका डी कराने की जरूरत तो नहीं है ना,
हाँ बढ़िया सवाल माना जाता है ये भी कि हाँ क्यों हो गया ऐसा, हमें साफ साफ कंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है, 90 डिग्री पे एंटर करेगी, 90 डिग्री पे लीव करेगी। अच्छा ये साइड में जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनी है, इनका रीजन क्या है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे आते हुए, तो इसलिए ये वाली लाइन भी घूम के बनेगी। मैं इस चीज का पूछ रहा हूँ, ये लाइन ऐसी क्यों बनी है? समझ आया? जब ये ओरिजिनेट हुई किसी एंगल पे, जाना तो इसकी तरफ चाह रही थी, पर ये थोड़ा दूर पड़ गया, इनको बाद में पता लगा अरे हम तो यहाँ आ गए, अब तो सीधे नहीं हो सकते, तो ये वाली लाइन भी यहाँ रिपेल करके निकलेगी इससे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनेट होते टाइम 90 डिग्री पे ओरिजिनेट होगी। 14th magnitude of electric field due to a point charge itna 2q at distance r is E, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r with total charge q। हाँ बताओ बताओ क्या आएगा इसका? भाई r बहुत बड़ा है, छोटा r बहुत बड़ा है कैपिटल R से, इसका मतलब है नेग्लेक्ट करो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेशन, तो क्या रहेगा के क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर, तो ऊपर 4 आ गया और पहले दुगना था अब 4 गुना हो गया, तो दुगना बढ़ गया, एक सेकंड में आंसर खत्म, 2 ही आ गया आंसर। पहले दुगना था ना ऑलरेडी, क्योंकि पहले चार्ज 2 क्यों था, अब उसने चार्ज ज्यादा कर दिया, चार्ज क्यों हो गया, लेकिन दूरी भी आधी कर दी, दूरी आधे करने का मतलब है स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 4 गुना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहले कितना था 2 क्यू की वजह से 2 गुना, तो 2 गुने से 4 गुना होने का मतलब ट्वाइस बढ़ गया, तो आंसर कितना आया 2 ही। क्या मनी मन में हो पा रहे हैं सब पक्का? 15वां इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस, हाँ देखिए वो सवाल जो तूने शुरुआत में पूछा है ना, जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो रिलेटिविटी वगैरह लगती है, फोर्स रिलेटिविटी हो जाता है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी नाचती है इधर उधर, तो वहां पे टॉर्क भी लगेगा फोर्स भी लगेगा, ना तो फोर्स जीरो होगा ना टॉर्क जीरो होगा, दोनों एक साथ लगेंगे। ये तुम्हें तो खैर काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं बताता हूँ देखो होता क्या है। अगर कोई इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ऐसा नहीं आड़ी टेढ़ी ही हो हमेशा, ऐसा कर सकता हूं मैं कि ई आर एक्स हो गया, आर एक्स भी नहीं मतलब ऐसे कर ले 5x हो गया, 5x आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक डायपोल है, क्या इस पे और इस पे फोर्स बराबर हो सकते हैं जिंदगी में कभी भी? और अगर फोर्स बराबर नहीं हुई है और दो एंड पॉइंट पे लग रहे हैं तो कपलिंग जनरेट नहीं होगी, तो अब टॉर्क भी हमेशा रहेगा और फोर्स भी हमेशा रहेगा, और वो तो ये तो शुक्र मना मैंने एक्स लिखा, ऐसा भी तो कर सकता था 5xy प्लस 3yx माइनस 8xz, ये है क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा आई कैप जे कैप के कैप। अब तुम्हें समझ आ गया, ऐसी इक्वेशन अगर आ जाती है उसके लिए मैंने तुम्हें पोटेंशियल उस फॉर्मेट में पढ़ाई है जो अभी वर्क एनर्जी पढ़ा हाल फिलहाल में। तो समझ में आ गया 15th वाला। 16th है क्या, नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा और नेगेटिव चार्ज, दोनों ही बातें गलत होगी पगला रहा। 17th भाई यही गलती कर दोगे तुम, यही गलती कर दोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 17th इसके बाद, अच्छा 16 के बाद क्या आता है? इसका चल रहा 4 का स्क्वायर, अगला तो 5 का स्क्वायर है। मैं पढ़ लूं एक बार, यूनिफॉर्म चार्ज है, a uniform charge large plane sheet has a charge density sigma इतना, find the electric field at point A which is 50 centimeter from the sheet, 50 centimeter from the sheet, ठीक है। Consider a straight line with 3 points P, Q, R placed at 50 centimeter from the charge sheet on the right side as shown in the figure. At which of these points does the magnitude of the electric field due to the sheet remain the same as that? हाँ तो ठीक है तो आसानी, बट सोचना है थोड़ा सा इसमें, बताओ क्या सोचा तुमने? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली अरे एरिया नहीं, मेरे को बताओ पहले तो ये बताओ किन दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, रीजन? अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता भी है शीट के लिए? है सोचो। अच्छा और इसके लिए फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है?
मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी लैंग्वेज में बता देता हूं। थिन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थिक शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कलेक्शन ऑफ शीट चाहिए मेरे को किसके लिए? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के लिए। और वन सिंगल शीट विद 2 फेसेस मुझे चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के लिए। ये डिस्कशन हमने वहां की थी जब वो वाइट ग्रीन बोर्ड वगैरह चौक वगैरह जब पढ़ते थे। हाँ, तो वहां पे बहुत सारी प्लेट डाल के दी। क्या? वो तो मैंने तुम्हें गोस थ्योरम से पागल बना दिया था। उस लहजे में नहीं बताई, जो इन्होंने सीखा ना वो बहुत सही चीज थी, उससे तुम क्रैक कर सकते हो चीजें। गोस थ्योरम से क्रैक नहीं हो पाएगी, बस ऐसे ही सवाल हो पाएंगे जैसा है। इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता था। अब मेरे को ये बताओ, मैंने बताया था ना कलेक्शन ऑफ शीट मैंने तुम्हें फंसवाई थी उसमें, बिना गोस थ्योरम के प्रैक्टिकल, सिर्फ शीट क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गलत बात। बस 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 करेंगे, बाद में करेंगे, पर अरे एक बार ये कर लेना। तो कितने क्वेश्चन है? जितने भी हैं फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे। हाँ, तो मेरे को ये बताओ, अब 10 बाय 10 की शीट है, दोनों के लिए फाइनाइट होगी, दोनों के लिए फाइनाइट होगी, पक्की बात है। अच्छा तो दोनों के लिए अगर फाइनाइट है, दोनों के लिए अगर फाइनाइट है, तो सिर्फ और सिर्फ क्यू का ही पॉइंट, क्यू पॉइंट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। बट अगर ये इनफाइनाइट हो जाती तो पी क्यू आर और एच चारों के लिए सेम होता। ये बात समझनी है यहाँ। ये क्वेश्चन बस इसीलिए डाला मैंने, ये बात समझाने के लिए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नहीं, तब भी फाइनाइट ही होती, तब भी फाइनाइट ही होती। ये दूरी कितनी? 50 सेंटीमीटर। ये दूरी भी कितनी? 50 सेंटीमीटर। ये है ए, ये है क्यू। अभी ये लेंथ कितनी है? 10, और ये लेंथ भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है? अब ये क्यू और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। अगर मैं यहां कोई पॉइंट ले लूं तो इन सभी पॉइंट के लिए शीट कैसी है? फाइनाइट। शीट कैसी है? फाइनाइट। तो फर्क पड़ेगा इस पे और इस पे, अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये शीट इनके लिए इनफाइनाइट हो जाए, तो चाहे पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, चाहे ए हो, सबके लिए सेम है। मैं कह रहा हूं एक पॉइंट अगर यहां होता ना, और इसका नाम क्या रख लेते हम? जेड, इसके लिए भी सेम होता। कितना होता? और वो इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी खाली हाथ। हाँ। हम्म। हाँ। देख 10 सेंटीमीटर 50 mm, 50 mm से कितना दूर है 10 सेंटीमीटर? क्या 50 mm के कंपैरिजन में, या 50 mm को तुम 10 सेंटीमीटर के हिसाब से नेग्लेक्ट कर पाओगे? हाँ, तो सिर्फ 10 का फर्क है, तो तुम नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ेगा। कंडीशन पता है मुझे क्या चाहिए? कंडीशन ये चाहिए कि अगर इस दूरी को तुम x बोल रहे हो और इसको तुम l और b बोल रहे हो, तो l भी और b भी बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए x से। हाँ, यहां तो कोई परेशानी? पक्का? और ये बात हमने पढ़ी रखी है, अगर कोई कंडक्टर है और तुमसे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले वो दुनियादारी में, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज द ओनली वे टू फाइंड द आंसर। बात समझ में आती है? और अगर शीट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने कहा कि ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और एक और चार्ज मैंने यहां रखा प्लस क्यू, अब बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या अब भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा? होगा अभी भी। हाँ, ये पता है, मैं 5वीं बार बता रहा हूँ। हाँ सच में, तुम देखना वीडियोस में मिलेगा तुम्हें। मैं इसीलिए बार बार बताता हूँ, मेरे को पता है यही बात भूलेगा बच्चा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता मन से इन बातों को, और जो मन में एक्सेप्टेड नहीं है उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे और वो भूल जाएंगे। ये एक्सेप्टेड क्यों नहीं है? तुम्हें लग रहा है क्यों छेड़खानी करेगा, बट मैंने तुम्हें बताया था, याद आ जाएगा इस लाइन से, कि ये प्लस क्यू और ये जो इंड्यूस चार्ज हुआ है, ये सब हो आने के बाद ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। क्योंकि कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विवेलेंस सरफेस होता है, वो हो आने के बाद ही, सब कुछ होने के बाद ही ये ई नेट लिखा जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया? क्वेश्चन कराने का ये रीजन नहीं है कि बस आंसर बता दिया जाए, ये कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं जो है थोड़े से बारीक बारीक। अब मेरे को बताओ, निकाल तो तुम लोग ही ना, निकालोगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है? 1/18 बाई 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इनटू 10⁻12। तुम्हारा आंसर आ गया डब्बा। ये डब्बा तुम्हें एग्जाम में भरना है। बी, टू स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्ज 10 -20 व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एक्सपीरियंस अ फोर्स F। देखो जब 10 और -20 थे तब कितना फोर्स था? F। और डिस्टेंस कितनी थी बीच में? R। ठीक है। इफ द बोट इन कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट में लाए गए और हाँ सेपरेट कर दिया उसने, जब सेपरेट किए तो अब चार्ज कितना होगा? 10 प्लस -20 तो कितना? -10/2 5 5 -5 -5। चलो, तो वो क्या पूछ रहा है? ऑफ r/2 व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन देम। अब दूरी भी घटा दी है ना,
तो मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका मोहताज है, क्यू और आर स्क्वायर का। आर तो आधा हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, आर बाय 4। क्लियर? क्यू पहले 200 था, Q1 Q2 देखो पहले 200 था, फोर्स की बात कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के हिसाब से आ जाएगा। देखो इधर दिख रहा है, और अब Q कितना है 25, तो 25 का कितना गुना होता है 208 गुना, और 4 नीचे, तो ये पहले, हाँ इसका 4 फैक्टर ऊपर, हाँ दुगना हो गया, ट्वाइस हो गया, ये वाला ट्वाइस है ना, हाँ क्योंकि ये तो 8 गुना है, और इसका 4 ऊपर चला गया, 4 गुना है, तो 4 गुना और 8 गुना में कितने का फर्क है, दुगने का, F/2। ठीक है। अरे मेरे से पूछ, जल्दी पूछ। कहा, हाँ -F/2 होगा, यहाँ +F/2 होगा। हाँ बिल्कुल -F/2 आएगा, क्या दिक्कत, हम तो ये देख रहे हैं ना कितने फैक्टर से वो बढ़ा है घटा है, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कितना गुना हो चुका है, घटाया बढ़ा है, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो प्लस आएगा, -5 प्लस, बिल्कुल सही है, और ये प्लस माइनस माइनस, ये अट्रैक्टिव होगा और बाद में रिपल्सिव होगा, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। 18, 2 point charges of +1 +4 are kept at 30 centimeter apart. How far +1 coulomb charge on the line joining the two charges will net electric field be 0? बताओ इसको, इसका क्या करोगे? देखो एक तरफ है एक तरफ है 4, है ना, और 30 सेंटीमीटर की दूरी है, तो छोटे वाले से 10 पे रख दो, कैसे बहुत सवाल करे हमने। हाँ L/3 आ जाएगी ना बैलेंसिंग दूरी, इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, मैंने आंसर बोल दिया है, और वो ही मैं समझा रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी कैसे भूल गया। क्या हमने पहले ऐसा क्वेश्चन कराया कि इधर क्यू है इधर 4Q है, तो L/3 पे बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है, L कितना है 30, बैलेंसिंग लेंथ कितने पे आ जाएगी 10 पे, लेकिन छोटे वाले से है वो, याद रखना कहां से है, 4Q की बजाय Q से है वो, ऐसा पता लगे 10 तो याद कर लिया, पर वो 4Q से और Q से ये पता नहीं, अब तुक्के मार रहे हो। और अगर ये 3 नंबर का है, तो जैसे मैंने कराया वैसे बिल्कुल नहीं करोगे, फिर तुम्हें पता है ना, पहले बकवास करनी है। हाँ बाद में आंसर है, चाय वाय पिए और ठीक है, बाद में पूछेंगे आंसर पे, क्या दिक्कत है, इतनी भी क्या जल्दी। ड्राइव द एक्सप्रेशन टॉर्क, ये नहीं करा रहा मैं कोई भी डेरिवेशन नहीं करा रहा, अगर मैंने लेकिन शीट में कोई डेरिवेशन लिखी है, तुम करोगे घर से और चेक करोगे तुमने स्टेप बाय स्टेप सही लिखी है कि नहीं। अरे यही थोड़ी ना आएगा सीबीएसई में भाई, डेरिवेशन भी देगा वो, पर ये करनी खुद से है। 20 बकवास, 21 मैं बकवास बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं छोड़ोगे, करना है तुम्हें। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे बढ़ो। डेपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल, हाँ ये देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जानते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें अगर छोड़ दे तो वापस वहीं आ जाए, और अनस्टेबल छोड़ दे तो वापस कभी भी नहीं आए वहां पे, तो 180 पे क्या होगा अनस्टेबल, और 0 पे क्या होगा स्टेबल। टॉर्क दोनों ही केसेस में 0 होगी, क्योंकि वो तो साइन 180 और साइन 0 पे डिपेंड करेगी ना, बात समझ में आती है। कहाँ कहाँ एक मिनट, ये जो एंगल मैं जो पूछूंगा उसको वो बताना है, तेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मेरे को बता, जो एंगल लिखते हैं साइन थीटा, वो किस किस के बीच का एंगल होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बट क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि डायपोल की ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है? तो ये एंगल थीटा किस किस के बीच का एंगल है? डायपोल की ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 0 कर, तो साइन 0 0, इसका मतलब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, 180 साइन 180 0, पैरेलल टू, सॉरी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क कितना, यहाँ टॉर्क कितना, यहाँ पी, खैर पी के हिसाब से मैंने तुम्हें अभी वो नहीं पढ़ाया, कल मैंने बोला था ना कि हमारा एक टॉपिक रह गया है जिसमें मैं तुम्हें वो बतानी थी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं, अगर तुम्हारा वो हो जाता ना कल, स्वाद आ जाता तुम्हें पूरे सिलेबस में। खैर अब क्या कर सकते हैं। पी बताओ यहाँ कितनी होगी, यहाँ पी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ, हाँ तो 0, तो कितना आ जाएगा, क्या एक पोजीशन की पी आ सकती है? इसको कहीं से कहीं तक ले जाओगे, वर्क डन करोगे तभी तो पी आएगी, अभी वर्क डन हो ही कहा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट होगी एंगुलर होगी, और हम डी कैसे निकालेंगे, वो टाओ डी थीटा, यहां से आएगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी।
कोई दिक्कत? तो इसके लिए मुझे एंगल चाहिए, बट उसने इसी पोजीशन पे पूछा है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, टॉर्क तो हो गया जीरो। अब मेरे को ये बताओ कि अगर डायपोल इस पोजीशन पे है और मैंने इसको यहां कर दिया तो क्या वापस यहां नहीं आ जाएगा? और अगर यहां है और अगर मैंने इसको यहां कर दिया तो इस पोजीशन पे वापस आएगा या उधर घूम जाएगा? पूरा इधर घूम जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन हुई और ये कौन सी पोजीशन हुई? दोनों ही इक्विलिब्रियम थे, बट एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं बता देता हूँ, देख बनवा, इधर बनवा, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मंशा क्या है तेरी? राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव, ये ओरिएंटेशन। हाँ बिल्कुल। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ किया तूने? अब बता, नेगेटिव कहाँ है तेरा, राइट की लेफ्ट? अरे तेरा ही क्वेश्चन है, तू ही तो बता ना। इस नेगेटिव को लेफ्ट रखूं या राइट रखूं? लेफ्ट रखूं। तो लेफ्ट रखने के बाद नेगेटिव आ गया यहाँ, पॉजिटिव आ गया यहाँ। अब बता क्या पूछना है? तूने ऐसे सीखा है इसलिए तेरे को समझने में दिक्कत आ रही है। अब मैं इसी बात को आसान बनाता हूँ, तेरे को आंसर खुद ही पता लग जाएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। देख, डायपोल मूवमेंट कहां से कहां डिफाइन होती है? नेगेटिव टू, क्या ये डायपोल ऐसा है? और क्या ये वाला डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा है? और इस डायपोल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच का ही तो एंगल थीटा होता है। अब देख ले खुद ही, ये बताए कैसा इक्विलिब्रियम है? अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये स्टेबल तो हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम तो आ गया, बट कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। और ये वाला स्टेबल। अब बता। हम्म, समझ नहीं पा रहा मैं, ये कैसे करना क्या है तेरे को, ये वाला? हाँ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा बिल्कुल, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा, ये डायपोल ऐसे भाग जाएगा पीछे तो? अरे अच्छा, उधर क्यों नहीं भाग रहे? एफ नेट जीरो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। हाँ इस पे टॉर्क लग भी सकता है फिलहाल। हाँ इस वाले पे। हाँ अब बता क्या? 180 डिग्री पे अगर आ जाए ये, तो 180 डिग्री पे ऐसे आ गया। अब ठीक है। हाँ क्या मैंने बिल्कुल सही पकड़ा था इसका डाउट? आगे से देगा साथ। मैं बताता हूँ इस पे फोर्स कितना? एफ। इस पे फोर्स दोनों का समेशन जीरो। ये एक सिस्टम है, इस पे नेट फोर्स क्या है? करा ले से एक्सीलरेट चल। जब ये चार्ज इधर नहीं जा सकता, ये चार्ज इधर नहीं जा सकता, साथ ही तो रहेगा, कैसे भाग जाएंगे अलग अलग? तो फिर क्या पूछना क्या है? अरे भैया हमें तो यही नहीं समझ आ रहा, क्या दिक्कत क्या है? पता नहीं यार, समझ ही नहीं कहाँ दिक्कत आ गई इसे। एक आखिरी ट्राई देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तूने डायपोल ऐसे रख रखा है। अब तेरी इच्छा क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग भगा दूं? तो ले, हाँ अब बता। अरे इस पोजीशन पे टॉर्क जीरो नहीं होती क्या? फिर कैसे लग जाएगी टॉर्क? नेगेटिव इस साइड भागने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तूने इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस किया, अब इस पे टॉर्क आएगा। इस पोजीशन पे कोई टॉर्क नहीं है,
बट अगर तूने हल्का सा भी डिस्प्लेस किया इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, अब इस पे टॉर्क आएगा। आएगा किस डायरेक्शन में? ऐसे। अब इसकी पोजीशन ये आ गई। क्या ये हमेशा जिस पोजीशन की तरफ भागता है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है? इक्विलिब्रियम दोनों पोजीशन पे है, बट टॉर्क तब लगेगा जब इस पोजीशन में कोई एंगल आएगा। इस पोजीशन पे कभी भी टॉर्क नहीं लगेगा। यही कंफ्यूजन है, दोनों जगह टॉर्क जीरो है, बट एक जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक जगह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। टॉर्क दोनों जगह जीरो है। टॉर्क तब आएगा पिक्चर में जब कोई एंगल आएगा, ठीक है? और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ वो भी निकलवाई थी मैंने तुम्हें। ये दूरी आर होगी क्रॉस एफ, तो इस पोजीशन पे निकाले एक बार टॉर्क मैकेनिकली। देखिए आर और ये एफ, निकाल आर क्रॉस एफ इनका। अब आया समझ? तुम दुनिया में किसी भी ताकत से कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। कौन से पे थे हम? 23 में कहना, 24 वाला पार्ट सेम चीज कह रहा है, बस थोड़ी अच्छी थ्योरी में। If dipole were kept in a uniform external electric field, E naught diametrically represent the position of the dipole in the stable and unstable equilibrium. Right expression for the torque acting on the dipole in both the cases. ऊपर वाली तो है सेम exactly, बस उसने लैंग्वेज हाँ चेंज कर दी। Charge distribution over a ring of A obtain an expression for the electric field intensity E on the axis of the hence show. ये 24 वाला कर लिया, हो जाएगा नहीं, बहुत मारूंगा अब, हो जाएगा बोलोगे, करके लाए हो गया है। आंसर क्या आया? एन ये वाली डेरिवेशन के क्यू बाय ए स्क्वायर, और किसी का के क्यू बाय स्क्वायर आ रहा हो फाइनल आंसर? कोई थिकनेस नहीं है, रिंग की थिकनेस कहां से आई? अरे रिंग है वो, लीनियर है वो, लीनियर एलिमेंट मानते हैं फिजिक्स में रिंग को। के क्यू बाय कैसे आया? कैसे? हाँ तूने कहीं किया ये? हाँ दिखा। अरे क्यों लेना है दूर पे, डायरेक्ट वो थोड़ी ना करोगे, पहले एक्सप्रेशन भी तो निकालोगे। हाँ बताओ ना एक्सप्रेशन। तुमने बताया क्या करा, इस क्वेश्चन का सिर्फ आखिरी पार्ट कर दिया। मैं बताता हूँ तुमने क्या करा है। तुमने करा है hence show that for point at large distance from the ring it behaves like a point charge। तुमने डायरेक्ट वो वाला एक्सप्रेशन लिखा जिसमें पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेशन लगता हो। तुम्हें दिखाना है उसको पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा है। अच्छा, और ऊपर कुछ नहीं आएगा? उसने बोला के क्यू स्क्वायर, हाँ पूरी डेरिवेशन है। ये तुमने कहाँ करा है? मैग्नेटिक फील्ड में करा है। बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा मुश्किल था, और यहाँ तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लो ये एक्स दूरी है, ये आर दूरी है, तो ये दूरी कितनी? कोई दिक्कत? ये छोटा सा एलिमेंट डीएल, मेरे को बताओ इस रिंग पे, पूरी रिंग पे चार्ज क्यू है, तो एक यूनिट पे कितना होगा? तो क्या लेमडा, अच्छा क्यू बाय एल 2 पाई आर, तो मेरे को बताओ डीएल पे कितना चार्ज होगा? लेमडा डीएल, ये हो गया डीक्यू। और इस पॉइंट पे इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा डी। इस डी को दो हिस्सों में तोड़ दोगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा डी कोस थीटा, और ये आ जाएगा डी साइन थीटा। अब मुझे पता है कि एक एलिमेंट एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे होगा, तो इसके डी ऐसे ऐसे टूटेंगे, तो इधर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 2, एक्चुअल में मल्टीप्लाई बाय एन होगा, एन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और इनकी भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, बट ये सारे कट जाएंगे। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? डी ई कोस थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? आओ पहले एक्सप्रेशन खोलो, तुम्हें और थोड़ी सी अकल आएगी। डी किसके बराबर है? डी निकाल लेते हैं पहले, डी देखो, के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, कौन से वाला? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर था, स्क्वायर ने रूट को मार दिया। अच्छा, अब मेरे को बताओ के डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो तुम? लेमडा डीएल, और लेमडा की जगह कैपिटल क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डीएल। एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन में वेरिएबल डीएल है, तो लिमिट 0 से 2 पाई आर लगेगी। भाई लेंथ, लेंथ की है, लिमिट लेंथ की है, एंगल की वजह से ठोक दे रहा है उधर। अब समझा? हाँ
ये चीजें तुम्हें इमेजिन होनी चाहिए। तो बताओ डी किसके बराबर आया, के डी क्यू डी एल बाई 2 पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और कोस थीटा निकाल लो इससे, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए पूरा ओपन करके। तो के की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहने दो, के ही रहने दो, के कैपिटल क्यू भी कांस्टेंट होगा, डीएल अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा, नीचे 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपॉन ये, तो एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पे डीएल, और इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल का होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? खुश हो? हाँ बता, कहां हो सकता है, बताओ तो। पाई तो आता ही नहीं है। अरे के है ना, तुम मैग्नेटिक फील्ड से क्यों रिलेट कर रहे हो, फील्ड में उस के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई। हाँ, और मैंने उसको ओपन कहां करा है, के ही लिख रखा है। हाँ कटेगा नहीं ना, मल्टीप्लाई होगा। हाँ तो उससे डर क्यों रहे हो, जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रटा हुआ है, तरीका देखो, तरीका क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट मत रटो, तरीका देखो। अच्छा, इस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई छोटा आर, तो ये तो कट गया ना, इजी दिख गया होगा तुम्हें। और नीचे क्या आ गया, 3/2, तो ये आ गया के क्यू एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट क्या, 3/2 लिखो ना इसको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। अब वो कह रहा है इसको अप्रोक्सीमेट करो किससे, पॉइंट चार्ज से। तो एक काम करो, एक्स को बहुत दूर ले जाओ, एक्स को, तो एक्स जब बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, आर से, तो बताओ यहां क्या करोगे तुम, आर को उड़ा दोगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आएगा। ऐसे दिखाना है तुम्हें वहां, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बना, तुम डायरेक्ट ये स्टेप लिख के आओगे। नंबर 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 कितने नंबर का है, 1 से 3 नंबर का, 3 नंबर का दे दिया तो पे करते रह जाओगे वहां। अच्छा बताओ, ये सोचना मुश्किल है क्या, कई बार तो कर चुके हैं हम, नहीं आया समझ। तो यहां से तुम्हें दिखाना उसको कि भाई देखो हमने नेगलेक्ट करा है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, पॉइंट चार्ज का बन गया। तो अगर हम किसी भी चीज को दूर से देखेंगे, एंगी भेंगी कैसी भी हो, अदरक भी हो चाहे साला, क्या दिखेगा, पॉइंट चार्ज। ठीक है। आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम। अच्छा ये शीट जो मैंने बनाई है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने ये बनाया, चैप्टर चुना, उसमें टॉपिक निकाले चार, चार टॉपिक निकालने के बाद तुम बताना, फिर उसी के हिसाब से मैं शीट मोल्ड कर लूंगा अपनी। तो हर टॉपिक में मैंने पहले तो रख दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस कह रहा हूँ, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना। मल्टीपल चॉइस करेक्ट वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए, सीबीएसई नहीं दे पाएगा वो कभी भी, मतलब एमसीक्यू बोल लो तुम अपनी भाषा में, है ना। फिर मैंने उस पर रखे थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन, फिर 1 से लेके 3 नंबर वाले, उस पर लॉन्ग आंसर बनते हैं तो लॉन्ग आंसर रख दिए। ऐसा सही है, या फिर एक चैप्टर से रैंडम क्वेश्चन दे दूं सारे, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन तो मैं तुम्हारा वो लूंगा जब सीबीएसई का टेस्ट, कल ही टेस्ट रख रहा हूं वैसे मैं तुम्हारा एंटायर सिलेबस का। और क्या, अरे कब करोगे फिर, पेपर के बाद। अब तक यार तुम्हारी सुनी है मैंने, और किसकी सुनी है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। Infinite long straight wire having a charge density lambda is kept along y dash y axis in xy plane. The Coulomb force on a point charge q at a point p x, 0 will be. क्या क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? हाँ बिल्कुल 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 सही जा रहा है। तो कितना आएगा 2k लैम्डा बाय r इंटू क्यू, क्योंकि फोर्स की बात कर रहा है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी, बी रिपल्सिव, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। के की वैल्यू भी तो रखोगे, याद आया। 2 से 4 कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर। एक इनफाइनाइट लाइन है, लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी दे दी इसने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन चार्ज। ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला पेलना है, कुछ नहीं है इसमें। कौन सा फॉर्मूला लगा दो, क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अब मेरे को ये बताओ, एक्स दिया उसने, ये रहा 4 सेंटीमीटर, लैम्डा दिया है, ये रहा 10⁻⁻ कूलम्ब पर मीटर, और क्यू, क्यू अल्फा 2e, अल्फा की जगह हमेशा क्या रख दोगे आंख बंद करके, 2e, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पता है हमें, बिल्कुल 4.5 इंटू 10 पावर माइनस, हाँ 2 के लैम्डा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के लैम्डा में यार
ठीक है। 27th, a cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis. The total flux. देखो क्वेश्चन कह रहा है ये सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फ्लक्स बता दो। कौन कौन कह रहा है जीरो? बस एक ही जना। एक बार बताओ, यहां एंगल कितना 180 तो -5, यहां एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है भाई साहब, वेरी करती तो कुछ बात भी थी। यहां कितना एंगल 0 तो यहां कितना आ जाएगा प्लस का 5, बताना यहां और यहां कितना, और यहां एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना तो 0 आया ना भाई साहब। 28 सी। एक मिनट, इस दीवार के ऊपर एक लाइन रेंगती चली गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस दीवार के साथ कितना फ्लक्स बनाया उसने? एक बार ये क्वेश्चन देख। हाँ, 4 लाइनों में उसने 5 लाइनों में क्वेश्चन क्या लिख दिया, तुम भूल ही गए कि डायग्राम भी देखना होता है। 29 डिपेंड करता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है और बहुत ही बेकार क्वेश्चन भी हो सकता है। 29 का इसका सी है और ए, सबका ए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। पहली बार अच्छा लगा तुम्हारी वजह से। रीजन बता दो, खैर मैं तो नहीं कराई, तुमने कर ही लिया। रीजन क्या है, तुमने क्या निकाले, एरिया ए स्क्वायर आ गया है ना, और के कैप और के कैप आई कैप के साथ भी, और तुम्हारा कौन सा वो जे कैप के साथ भी कितना एंगल बनाएगा 90, तो ये तो 0 आ गया। लो हाँ, क्योंकि उसका एरिया वेक्टर जो स्क्वायर शीट है, हाँ बिल्कुल, जो स्क्वायर शीट है उसका एरिया वेक्टर जेड के अलोंग ही होगा। शाबाश, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी, तो ए की पावर 4 इंटू सी। शाबाश शाबाश। अच्छा 30, इसका अगर तुम 29 का सॉल्यूशन देखोगे ना, पता है कितना गंदा सॉल्यूशन है उसने ऐसे कर रखा है, दिखाता हूं तुम्हें। सी जेड स्क्वायर के कैप है, तो उसने पता है क्या किया है, सी जेड स्क्वायर और यहां लिखा के कैप, यहां लिखा dx, यहां लिखा dy, यहां लिखा आई कैप, यहां लिखा जे कैप। एग्जैक्ट वे तो वैसे यही है, नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें नहीं करना है ऐसे, वो उल्टा काट देगा इस तरीके से करोगे। हाँ बोल। गॉस थ्योरम सबके लिए लगता है। हाँ, गॉस थ्योरम सिर्फ दो, हाँ गॉस थ्योरम सिर्फ एक जगह मर सकता था, तुझे नहीं पता होगा वो, तुम्हें उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें तो बहुत छोटे में पढ़ाया गया गॉस थ्योरम, वो लेकिन सीबीएसई के लिए मोर देन इनफ है। तुम जानते होंगे गॉस थ्योरम सिर्फ एक ही जगह फेल हो सकता था, वो है एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज, और फिर हमने क्या प्रूफ किया था, पॉइंट चार्ज नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो गॉस थ्योरम कभी फेल ही नहीं हो सकता। हाँ, मतलब अगर गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज आ गया तो वहां गॉस थ्योरम नहीं अप्लाई हो सकती, और पॉइंट चार्ज नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तो गॉसियन सरफेस पे कभी चार्ज आएगा ही नहीं। याद है सारी बातें? अच्छा पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट गॉस थ्योरम के लिए सही है। ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, पहली तो गलती होगी, देखती पता लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी होती है, सबकी वजह से, और चार्ज सिर्फ अंदर की वजह से, और इसकी डेरिवेशन भी कराई थी मैंने। क्यों डेरिवेशन नहीं, मतलब लॉजिक दिया था, क्यों याद है वो? अरे वाह, एक ही लॉजिक है इसका, एक ही लॉजिक है इसका। ये वो है, ये कोई भी बॉडी है, इसमें एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है बाहर Q3। हाँ, क्योंकि जब ये यहाँ आएगा तो 180 का एंगल बनाएगा और यहाँ 0 का एंगल बनाएगा, तो ये इसका फ्लक्स कंक्लूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जितना एंटर करेगा उतना निकल जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो काउंट करेंगे, तो इन सभी का क्या काउंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फ्लक्स किसकी वजह से लिखा जाएगा, Q1 Q2 की वजह से, सिंपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन दी ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। अजी हाँ, ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो अप्लाई कर लिया हमने गॉसियन। गॉसियन में क्या फ्रीडम है कि तुम एबिमा बाल लो, चार्ज उसके अंदर आना चाहिए। एरिया गॉसियन सरफेस का लेते हैं, मतलब फिर गॉसियन सरफेस मानूंगा ही क्यों जब ऑब्जेक्ट का एरिया ले रहे हो। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ अप्लाई कर सकते हो।
बट मेरे को पता है क्या लग रहा है, सीबीएसई में शायद तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट देख लेते हैं। ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ये बात तो पक्का सही है। गॉसियन सरफेस पे तो यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस कब नहीं होगी, जब वहां एक चार्ज आ जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डी तो गारंटीड सही है, और तुम्हारे यहाँ एक ही आंसर सही हो सकता है। होगी, कोई दिक्कत नहीं, गॉसियन थ्योरम उसके ऊपर लगेगी। बट जहां तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे वहां हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। मैं बताता हूँ, हाँ आने दे, क्या दिक्कत है। क्या मैंने तुम्हें ऐसा पढ़ाया था कि ये चार्ज प्लस क्यू है? ध्यान से सुनना, ये चार्ज प्लस क्यू है, बताओ फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आएगा? लो, सीबीएसई वाला नहीं करता ना इस तरीके की बात, और हमें पता है ये सही है चीज। बात समझ में आती है? अगर तुम्हें चार्ज गिवन है तो आंख बंद करके तुम क्या पेलने वाले हो? चार्ज गिवन है, दूसरी कंडीशन क्लोज्ड। अगर क्लोज नहीं है, फैला पड़ा है, तो कर लोगे इससे? नहीं। एक्सप्लेन तो करने दे, एक तो गलत करवाऊंगा ना मैं, क्योंकि सीबीएसई है, एक तो गलत करना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं कौन सा ज्यादा एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट तो वैसे दोनों ही है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या फर्क है सिलेबस उसमें, साइकोलॉजी में। तो क्यू बाय एप्सिलॉन कब लगाओगे? जब क्यू और क्लोज्ड हो। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन मर गई तो मेरे पास इस चीज के अलावा कोई और इलाज नहीं है। खैर ये तो क्लोज बॉडी के लिए, इसके अलावा कोई और इलाज। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि क्यू क्या है, या फिर तुम्हें नहीं पता क्लोज्ड है, तो बताओ गॉसियन सरफेस ये लोगे कि ये लोगे? पहले वाला दूसरे वाला? पहले वाला। दूसरे वाला लेके आओगे तो तुम अपना खुद ही करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। मैं पागल हूं इसको सोल्व करने बैठूंगा तुम्हारे लिए, जब इससे कर सकते हैं। बात समझ में आती है? तो ये वाला कंसिडर करोगे। सीबीएसई में मान के चलते हैं भाई साहब, तुम्हें इतनी मेहनत आती कहां है, तो तुम्हारे लिए तो इम्पॉसिबल काम है। तो ऐसा क्वेश्चन सरफेस हो ही नहीं सकता। जबकि ऐसा क्वेश्चन सरफेस हो सकता है, होता है। क्वेश्चन सरफेस तो फ्रीडम है ना, कैसे भी मान सकते हो। कंडीशन क्या है क्वेश्चन सरफेस की? चार्ज अंदर हो, क्लोज्ड हो। चार्ज अंदर हो, क्लोज्ड हो, तो उसी को कहते हैं चार्ज एनक्लोज्ड। आई बात समझ में? पक्का? तो मेरे को बताओ, क्या गॉसियन सरफेस सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिफाइन हो सकता है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन ये बातें हमने डिटेल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ी। यहां पे वो कह रहा है कि भाई साहब तुम इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, तो रहनी दो इसको। तो उसने क्या लिखा? गॉसियन सरफेस किसके लिए डिफाइंड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट क्या ये बात अधूरी है और गलत है? हाँ, बट हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हाथ बंधे हुए हैं। अरे तो वो तो तुम्हें गलत बताएंगे ना, जैसे बचपन में ही तुम्हें बता देंगे वो कि एरिया भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है, आओ क्रॉस प्रोडक्ट से आता है ये। तो तुम आगे पढ़ोगे, 8वीं से 9वीं में आना पसंद करोगे? तो अगर वो तुम्हें यही बता देगा कि बेटा आगे तुम्हें ऐसा करना पड़ सकता है, तो तुम पढ़ोगे आगे? तो वही त्याग दोगे ना, ये ऐसी ही मैथ होती है तो कोई नहीं, खेल ही लेते हैं, फिर क्या करेंगे पढ़ के। 31st, two large thin metal sheet have equal surface charge densities of opposite sign. The electric field between these sheet is q by epsilon naught. कैसे निकालोगे? नहीं, q by epsilon naught क्यों आएगा भाई? मेटल शीट है, सिग्मा आएगा। तो आंसर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो डायरेक्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फेल देना तुम। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कब कर सकते हो ये काम, कब नहीं कर सकते। 32, if the net flux through a closed surface is 0, then we can infer that next net flux अगर 0 है, कहाँ है इसके ऑप्शन? ये नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हाँ बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, इससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ये तो हो गई ना। नो नेट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, अगर डी हो गया तो हो गया, ए है तो ए बढ़िया, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। 33 पे आ जाओ। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग a closed surface in air phi1 phi2 respectively, net electric charge closed within the surfaces। हाँ बताओ, और कोई? और कोई? सवाल बहुत आसान है। उसने कहा एक पॉइंट लिया हवा में, वहां फ्लक्स आया phi1, दूसरा हवा में कोई और पॉइंट ले लिया, उस पर फ्लक्स आया phi2। और क्या बोला उसने? नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस क्या होगा? कैसे भाई? फ्लक्स कैसे आ रहा है फिर? एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर फ्लक्स कैसे आ जा रहा है? नेट चार्ज पूछ रहा है वो।
तुम्हें कैसे पता आईडी होगा वो? पढ़ो सवाल को दोबारा। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग, एंटरिंग एंड लीविंग, एंटरिंग मतलब क्या हो गया? एंटरिंग मतलब नेगेटिव फ्लक्स, एंटरिंग मतलब, और लीविंग मतलब, और दोनों पॉइंट पे फ्लक्स अलग अलग है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता है जीरो आ जाता आंसर। समझ रहे हो? इसका मतलब जो भी चार्ज है बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। इमेजिन कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? आओ, अरे देख सामने, देख सामने, देख। एक लाइन ऐसे चलेगी किसी क्यू चार्ज से, चली गई। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे भी फ्लक्स फाई 1 और यहाँ पे फ्लक्स फाई 2, अगर फाई 1 बराबर फाई 2 हो जाए तो क्या नेट फ्लक्स जीरो नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं था। अब वो कह रहा है लेकिन एक सरफेस पे तो यहां तो है फाई 1 और यहाँ है फाई 2, बराबर नहीं है। तो मेरे को बताओ जो ये वाला है ये तो एंगल बनाएगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत? ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा आंसर? फाई 2 माइनस फाई 1 इज द नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट इज द चार्ज, चार्ज एनक्लोज्ड। समझ पाए? ये कैसे पता लगा मुझे? इस लाइन से एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस। बुझ गए? पक्का? अच्छा, यहां से ना मैं इस क्वेश्चन से थोड़ी बहुत बातें कर सकता हूँ, टाइम है ना? हाँ टाइम है अपने पास, करो थोड़ी बहुत इस क्वेश्चन के रिलेटेड बात। मेरे को बताओ, अंदर तो अभी भी कोई चार्ज नहीं था, बेशक ये नॉन जीरो आया, एंटरिंग और लीविंग का तो मतलब ये चार्ज बाहर है, तो हमने तो चार्ज एनक्लोज लिख दिया, फाई 2 माइनस फाई 1 एप्सिलॉन। ठीक है, बदतमीजी है, सोचा ही नहीं। पहले तुमने आंसर गलत निकाला कुछ और सोच के, क्या कर दी होगी? नहीं, नहीं। तुम फिर से रिलेट कर पाओगे जब बोलने जा रहा हूँ, तुम्हें पता लगेगा क्यों मैं थ्योरी उतनी एग्जैक्टनेस में पढ़ाता हूँ। याद करो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसकी वजह से हम ये निकाल पाए थे, ई डॉट डी एस फ्लक्स होता है। ये एक प्रॉपर्टी से निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी से निकाला था। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद आया? वहां से शुरुआत की थी और फिर ये प्रॉपर्टी ये डिफाइन किया था हमने और प्रूव भी किया था। आ रहा है याद? तो चार्ज से क्या बना? चार्ज का एक फिजिकल टर्म है। क्या चार्ज एक फिजिकल पार्टिकल है? तुमने छेड़ा है कभी चार्ज को? इलेक्ट्रॉन में रैपट मारा है तुमने कभी? क्या तुमने इलेक्ट्रॉन देखा है कभी? क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन कर पाए हो जिंदगी में? क्या इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन से डिफाइन करते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है एनर्जी के पाए जाने की? क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई भी प्रैक्टिकलिटी होल्ड नहीं करता है? अब सुनना ध्यान से, चार्ज से क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है तुमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फॉर्म में मानते हैं, बट क्या एग्जैक्टली लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही तो चार्ज बनता होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा हो गया वहीं तो चार्ज आता होगा। ये चार्ज है पूरा, हाँ ये पूरा चार्ज है। हाँ बता। खैर ये सब इतनी इतनी खौफनाक मंदिर सीबीएसई के बस की बात नहीं है अभी। पर हम समझ सकते हैं ये सब बातें, हो जाएगा क्लियर किसी न किसी टाइम पे तो हो जाएगा पक्का, अभी थोड़ा सा पेशेंस। बट तुम अब जरूर शायद अप्रिशिएट कर पाओ कि हम क्यों इस तरीके से पढ़ते हैं, ताकि हर चीज का आंसर कर सके, हर चीज का। 34 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर। बताओ क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए इसे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ Q2 माइनस Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? ठीक है 35 हाँ दो चार्ज है, एक का माइनस 2Q है, एक का Q है। देखो सिंपल सिंपल ये है कि यहां से लेके यहां तक 3A पे एक स्फीयर है, 4A पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना है वो? Q। और ये कहां रखा हुआ है? A पे कितना रखा हुआ है? माइनस, तो फ्लक्स इसकी वजह से आएगा बस। तो क्या आ जाएगा? -2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ठीक है, कहां? जोन आउट? कौन सा क्वेश्चन? मैंने कहा है अभी नहीं सोचना। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
नहीं करा, वो नहीं करा हमने, बहुत अलग चीज करी है, आएगी समझ में, तभी तो शुरुआत से पढ़ते तो समझ में आती है चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी कंफ्यूजन ही होगी, इससे ज्यादा सोचा, इसीलिए मैं डरता हूँ ऐसी बात करने से। इसके बारे में भूल जाओ तुम, बस यहाँ तक रहो ना, तुम्हारा आंसर आया और तुम्हें समझ आया, बस उतने में खुश रहो। अच्छा, इतनी क्यूरियोसिटी के पीछे भाग रहे हो तुम, है ना। नीट में 720 में 740। 20 एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर क्यूरियोसिटी। मानव ने क्या बोला? 10 लाख एक्स्ट्रा, अच्छा, ओ, अंडर द टेबल। खैर मैं कहां समझूंगा इन सब बातों को, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन, जस्ट लाइक 2024 नीट एस्पिरेंट, है ना, वो सारे नॉर्मल ही थे, लेकिन सबके 720 आए, तो 720 आने वाला नॉर्मल इंसान है। अच्छा, उसका उसका फिर कहां, कौन सा क्वेश्चन थे? 36, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्केलर, क्या रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट? तो फिर भगाओ इसे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एनक्लोज, ये एक सवाल बहुत बार कर चुके हैं हम। हाँ हाँ, जीरो, खत्म, जीरो, क्योंकि वो कभी भी हमसे इस लेवल की बातें नहीं कर रहा कि भाई साहब हमने HCl रख दिया है और उसका नेगेटिव इफेक्टिव सेंटर और पॉजिटिव इफेक्टिव सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो एक पार्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब नहीं घुसेगा इन बातों में, ठीक है। अरे डायपोल की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, पढ़ते क्यों तुम डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल? हाँ तो फिर, तो फ्लक्स भी क्यों जीरो हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है अगले का? Thirty-eight. Using Gaussian law, Gauss law, show that the electric field E at a point due to an uniformly infinite plane. ये कर लिया तुमने या करवाऊं? Where symbol have their usual meaning. ये बेसिकली एनसीईआरटी का एक अच्छा सवाल था जो मैंने उठा लिया पहले पुरानी एनसीईआरटी में। हाँ शीट में भी था। क्या मेरे को बता सकते हो तुम इसको फटाफट करके, क्या आएगा इसका? यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन। क्या मैंने ये करवा रखा है डेरिवेशन, या बार बार करवाने की जरूरत है इस चीज को? क्या बहुत टाइम लगा के करवाया था? बहुत टाइम लगा था इसमें। अरे ऐसी थोड़ी ना हमारी क्लास 3 घंटे की चली गई थी, 3 घंटे 2 घंटे, 2-2 घंटे की क्लासेस ली है तुमने। मैं सोच रहा था 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म करूंगा। हाँ मैंने 2 तरीके बताए थे इसको सोल्व करने के। हाँ, और एक नहीं, क्यूब लेके नहीं, एक ऐसे कि इसको इसको एरिया को अलग अलग देखो ना, फर्क क्या पड़ता है। दोनों तरीके बताए थे, एक बार रिवाइज करना, और तीसरा तरीका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बताऊंगा, वो लेयर वाला। अच्छा बी पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू इतना, बताओ करवाना है कि नहीं फटाफट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले भी नहीं किया, पहले भी तुम बोल देते हाँ कर लेंगे हो गया, तो मेरे को नहीं पता तुमने कितना किया है कितना नहीं, क्योंकि नंबर तो तुम्हारे बहुत खराब आए थे। एक सैंपल पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया था ना, जो मैंने तुम्हें टेस्ट दिया था। हाँ सबसे पहले वाला तो डिस्कस कर लिया ना। हाँ दूसरे वाला बना के रख रखा है मैंने, आज तक दिया ही नहीं तुमने। कल दो, क्यों नहीं। नहीं, आंसर आएगा भाई इसका, इंटीजर में आंसर आएगा। आओ, ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में एक बार तो कराना ही था मेरे को, कर लो। चेक करना कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ये चेक करना कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, बाकी तो देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ऐसे दिख गया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो 5x² + 2 i कैप, और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब आओ मेरे को बताओ, जो ये वाला फेस है इसका, इससे फ्लक्स जीरो, ये वाला फेस इससे फ्लक्स जीरो, ये वाला फेस इससे फ्लक्स, ये वाला फेस इससे फ्लक्स, तो कौन से दो थोपड़ों से फ्लक्स आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, एक जो यहां ऐसे है और एक जो यहां ऐसे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यही जीरो बनाएंगे, वरना हर बार 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मार्केट के डायरेक्शन, देखते रहना,
इस एरिया का एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा इसके साथ? 90, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, जीरो फ्लक्स। इसका 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 एंगल जीरो आएगा और फ्लक्स होगा, इसका एंगल जीरो फ्लक्स होगा। बेसिकली यहाँ पे एंगल 180 और यहाँ पे एंगल जीरो। क्या क्लोज फिगर है? क्या इसका एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है? मेरे पास कहां कंफ्यूजन होती है एरिया वेक्टर की? ओपन सरफेस पे यहां भी हो सकता है, यहां भी एरिया वेक्टर, बट कोई अगर क्लोज बॉडी है उसका एरिया वेक्टर हमेशा ही रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा भाई साहब। हाँ, जे 180 जे तो जीरो पे आगे वहां जीरो रख दो, दो आ गया, 2 आई कैप। ये क्या है? फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? एरिया के साथ। तो इसका एरिया कितना होगा? 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर 10 सेंटीमीटर है ना, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 ना। बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करूं। यहां तक सही चल रहा है? हाँ, क्या दिक्कत है बता। हाँ, 0.1 मीटर आएगा, इसका स्क्वायर करो तो 0.0 -2। हाँ, तो तुम मीटर में खेल गए ना, मैंने अभी भी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। -6 आता। हाँ, ठीक है ठीक है। खैर, ये आ गया, ये माइनस साइन के साथ आएगा प्लस के साथ, पता लग गया? अच्छा, अब इसमें करेंगे प्लस। ये क्या प्लस करने वाले हैं अब इसमें? यहाँ पे क्या रखोगे एक्स की बजाय? 10। तो कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर मतलब वही पॉइंट 10 पावर -2 ही कर दो इसको भी, और प्लस 2 आई कैप, डॉट में 10 रेज़ टू द पावर -2 आई कैप। बताओ कोई दिक्कत? ये आ गया अपना फ्लक्स। बताओ समझ आया कि नहीं? पक्का? ये है एट जीरो और ये है एट 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको सुलझा लेते हैं। तो ये आई डॉट आई तो खत्म हो गया, स्केलर क्वांटिटी बन गई। तो ये लिखा गया 2 × 10 पावर -2, ये लिखा गया 5 × 10 पावर -4, और ये लिखा गया -2 × 10 पावर -2। ये और ये वंदे मातरम है को, तो ये आ गया 5 × 10 पावर -4। तो 5 × 10 पावर -4, ये तो आ गया फ्लक्स। अच्छा, अब चार्ज एनक्लोज निकालना हुआ तो वो कितना आ जाएगा? क्यू एनक्लोज्ड 5 एप्सिलॉन नॉट। तो 5 × 10 टू द पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 पावर -12। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा। अब एक और चीज ना ध्यान से देखना, कभी कभी ना ऐसा होता है, ये कंफ्यूजन हमेशा से रही है। मैंने तुम्हें बता दिया कि एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना? अगर तुम इसका सॉल्यूशन देखोगे तो शायद उस सॉल्यूशन में तुम्हें इन दोनों को जोड़ के वो यहाँ पे 4 लिखता हुआ नजर आएगा, काटने की बजाय तो क्या करेगा? वो ऐसे लिखता हुआ नजर आएगा, 4 × 10⁻² प्लस 5 × 10 पावर -4। मेरे हिसाब से मैं अपना बता देता हूं, ये ज्यादा एग्जैक्ट लगता है मेरे को। भाई क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट जब हटाओगे तो क्या आएगा? कोस थीटा आएगा ना। तो यहाँ पे तो कोस थीटा कोस 180 लिखोगे ना, और कोस 180 -1 होगा, और यहाँ पे कोस 0 होगा जो कि प्लस का होगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ उसको। लेकिन कई जगह आंसर ऐसे भी निकालते हैं, वो बोलते हैं फ्लक्स है, मैग्नीट्यूड ही तो है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, क्या माइनस क्या प्लस, प्लस करो, तो दोनों का फ्लक्स आंख बंद करके ऐड। ठीक है? पक्का? क्योंकि जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था वहां पे उसने ऐड ही कर रखा था। ठीक है? नहीं, ये एनसीईआरटी का नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट एनसीईआरटी का है। सब्ट्रैक्ट करो ना, सब्ट्रैक्ट करो। तो रीवैल्यूएशन में तुम बहस तो कर सकते हो भाई। देख बता, रेडियली आउटवर्ड होता है कि नहीं क्लोज? अगर वो बोले नहीं भाई देख इसका इधर से देखेगा अंदर आएगा, उसको बोल जब बॉडी क्लोज है तो अंदर घुस के बैठा कौन है? हाँ, और क्या? ऐसे तो सारी थ्योरी खत्म ही होगी ऑलमोस्ट। तो दोनों हो गए, फ्लक्स भी निकाल लिया हमने और नेट चार्ज एनक्लोज भी निकाल लिया। ठीक है? 39 का ए तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन है। दूसरे वाला देखो, इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्टेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, an electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and कहाँ गया मैं? हाँ, and is perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy of the electron in terms of magnitude of its charge and linear charge density lambda on the wire. समझ आया क्या बोल रहा है वो? आसान है, बस एक छोटी सी बुद्धि लगानी है, बहुत आसान है। हाँ,
हाँ, बेसिकली ये वायर है, वायर इस तरीके से रखी हुई है कि जिस प्लेन में ये घूम रहा है, वायर उसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, और इस वायर के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है वो। बस हो गया खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। हाँ, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब समझ में आया 11th क्यों 12th से ज्यादा जरूरी बन जाती है। और किसके बराबर कर दोगे उसको? अरे एमवी स्क्वायर बाय आर को किसके बराबर करोगे? क्यूई। क्यूई में ई, क्यू तो हो गया ई, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? और अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे? हाफ एमवी स्क्वायर। और हाफ एमवी स्क्वायर अलग से थोड़ी निकालोगे, इसी में इसी जुगाड़ लोगे। कैसे जुगाड़ोगे? जैसे मान लो मैंने लिखा ई बराबर एमवी स्क्वायर बाय आर, ये लिखा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्या लिख सकते हो तुम? 2k लैम्डा बाय आर। तो मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिख रहा हूं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एम वी स्क्वायर बाय, देखो आर से आर कट गया, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो होती रहती है, तभी तो मैं बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने का एक और रीजन है, मैं गलती ना कर दूं। तो आर से आर उड़ गया, बोल में आ ही रहा था, पता नहीं क्यों काटा फिर, और दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। और इन सब की वैल्यू पता है, बस खत्म। क्या मुश्किल है? हाँ। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ग्राफ भी पूछ रहा है, तो ग्राफ में ये काइनेटिक एनर्जी है, ये सब तो खत्म। क्या के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऐसा? 40th में स्टेट गोस लो इन, ये खत्म करो। यूजिंग गोस थ्योरम फाइंड आउट द एक्सप्रेशन, हटाओ। बॉडी इज प्लेस्ड इन, हाँ सी देख लो। हाँ, सी वाले तुम्हें बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, सी से भी बहुत अच्छे अच्छे, तो सी तुम्हें बहुत आसान लगेगा। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं कौन से पे चला गया तू? 41 का सी नहीं, 40 का सी, 4040 का सी पार्ट। 41 के लिए तो मैं कंसर्न भी नहीं हूँ, वो तो मैंने तुम्हें क्लास में ही करा रखा है। इसके बाद क्या रह गया तुम्हारा? इसके बाद तो बहुत छोटे से क्वेश्चन रह गए। हम्म। हाँ, हो पा रहा है तो ठीक है, वरना मैं करा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, और क्वेश्चन है भी नहीं उस लायक कि बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए। मेरे को बताना जो जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ क्या? आओ। ऐसा उसने कौन दिया एक? ऐसा कौन दिया इसने? अब कैसे, रुक जाओ, कोई बर्थडे वाली टोपी लाया है? नहीं, पागल हो क्या? देखो सामने देखो, बहुत आसान है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, तू हार्ड डिस्क के साथ कंफ्यूज कर गया उसको। ध्यान से देखो, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हॉरिजॉन्टली, कॉनिकल शेप में टेबल पे एक ये रखा हुआ है, बॉडी कोई भी है ना। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से क्रॉस होगा? परपेंडिकुलरली, वही फ्लक्स बनाएगा, और कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा। नहीं, अरे सामने देखो चुपचाप, बुद्धि घर पे लगानी थी, यहाँ नहीं। ये यहां से आ गया, कौन को अगर तुम इस साइड से देखो, उसकी परछाई दीवार पे बनती देखो, क्या ट्रायंगल दिखेगी? तो असलियत में 90 डिग्री पे तो एक ट्रायंगल से जा रहा है ना, और उस ट्रायंगल का बेस कितना होगा? 2r, और हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ कोन। तो एक तरीके से तुम इससे ऐसे पास कर रहे हो फ्लक्स, ये है 2r, ये है h। आई बात समझ?
तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 2h इंटू आर, ये तो आ गया एरिया, 2r 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 इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो आ गया एरिया। और फ्लक्स इसके बराबर होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अच्छा मेरे को बताओ इस ट्रायंगल के साथ कितना एंगल काटे गए? अरे जीरो। ट्रायंगल के एरिया वेक्टर के साथ देखोगे ना, कोस थीटा ये है, यहां से आया, तो बताओ एरिया वेक्टर और फ्लक्स के बीच में कितना एंगल? जीरो भाई। तो कोस जीरो आ गया। तो मेरे को बताओ ई ए कोस थीटा, क्या ई कितना दिया है बताना जरा? ई ही है, ई एरिया कितना, 2 से 2 कट गया, आर एच कोस 0 1 आ गया फ्लक्स। ये यार आंसर है। आंसर क्या है तुम्हारा? रहे। ठीक है। वैसे तुम और भी अच्छा बना सकते हो, पर मैं चाहता नहीं तुम ऐसे बनाओ। शब्दों का खेल बाबू भैया। क्या? अरे यहाँ तो डाल दूंगा वाला क्वेश्चन जिसमें तुम कोस थीटा कोस थीटा कर रहे हो। हाँ मजा मजा तब आता जब ऐसे जाता। हाँ हाँ अब आता मजा। 41 देखो, 41 में किसी को भी दिक्कत? ये कक्षा में ही करा दिया था हमने, सबका हो जाएगा ना? प्रूव कर लोगे सिग्मा की टर्म्स में? मेरे को ये बताओ तुम क्या निकालते हो? लास्ट स्टेप क्या होता है तुम्हारा? क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया क्यू बाय एरिया, और ये क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। मेरे को बताओ इसी चीज को तो सिग्मा बोलती है दुनिया। बस हो गया। अच्छा और अगर 0 से आर के बीच में हो तो, 0 से आर के बीच में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। रुक जाओ। बताओ और कोई दिक्कत और कोई समस्या? और क्योंकि वो एक्स के बारे में बात कर रहा है तो आर कैप भी क्यों, एक्स कैप लगाओगे ना, और एग्जैक्ट लो। बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट में किसी को दिक्कत नजर आ रही हो? भाई -200 और 200 तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ई है, प्लस का ई है, प्लस का 2 ई है। समझ पा रहे हो किस भाषा में बात कर रहा हूँ? अच्छा अगर इसका प्लस 2 ई आ गया तो प्लस 2 ई फ्लक्स हो गया, वैल्यू डालती फाई आ गया, फाई आती फाई की मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट में करोगे क्यू आ गया, फटाफट हो गए। दोनों पार्ट हो गए। नेट आउटपुट फ्लक्स सिलेंडर, नेट प्रेजेंट इनसाइड सिलेंडर। ठीक है। कॉम्पिटेंसी कराने हैं क्या, या कर लिए तुमने सारे? कहने को कॉम्पिटेंसी है, आसान ही थे सारे, मुश्किल तो इसमें कुछ है नहीं। अरे तुम्हारा वो रुक जाओ, दोबारा व्हाट्सएप खोल लेते, सारा कट गया तुम्हारा वो। कहाँ गया सॉर्टेड? बस एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा फाइल खोलने दे मेरे को, फाइल वाइल सब उड़ गई। फाई क्या है? खुल गया मेरे, हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गोस थ्योरम क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा यही है ना आइसोलेटेड? अरे ये तो अच्छा नीचे नीचे फाइल तो अभी खुली है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मैं शुरुआत से पढ़ने लग गया था, मैं कहा ये तो दोबारा डेजा वू सा हो गया। हाँ, गिवन बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गॉस लॉ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन द। अच्छा बात बताओ, कूलम्ब्स लॉ किससे निकाला गया? सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले गॉस लॉ आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर फोर्स आया। सबसे पहले क्या निकाला हमने? फिर दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाला हमने? कूलम्ब्स लॉ। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट क्या है?
पहले भी पूछ चुका मैं सवाल 1 नंबर का, गॉस लॉ। समझ आया? तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है? गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्ब्स लॉ। एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में उसी से कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ से ही कूलम्ब्स लॉ आया। गॉस लॉ इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम डज नॉट हैव सिमेट्री। नहीं, मतलब निकाल लेता है उससे, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है उसी से निकालने बैठेंगे। जब तुम्हारे पास स्फीयर का ऑप्शन है तुम क्यों एम्बीबल लोगे? गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी सरफेस। हाँ हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। अरे कॉम्पिटेंसी बेस मतलब ये नहीं है, देगा तो सीबीएसई वाला है ना, वो तो अपनी औकात के हिसाब से चेक करेगा ना। गॉस लॉ डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द सरफेस, ये तो पक्की बात है, गलत है ना? तो सबसे बेटर ऑप्शन जो हमें मिला वो ये मिला, है ना, सीबीएसई के हैसियत में रहते हुए। हाँ या फिर आ सकते हैं इस टाइप के। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, इट शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ बताओ इसका भी। ये डायपोल कहां की तरफ फोर्स फील करेगा? अच्छा बताओ, लाइंस ध्यान से सुनना, लाइंस आगे जाके चौड़ी होती चली जा रही है, क्या लाइन डेंसिटी घट रही है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ है? इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल, डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायपोल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। अब बताओ, इतना तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तो कर लोगे? फोर्स कहां लगेगा, ज्यादा फोर्स कहां लग रहा है इस पे? माइनस क्यू पे ना, तो बस आ तो गया आंसर, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या ऐसे सवालों को बढ़िया बोलना चाहिए, दुनिया बोलती है। थर्ड, एक्स वाई जेड, given figure shows the electric field line around 3 point x y z which among three charges has largest magnitude। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसके पास होगा? देखो x के पास, देखो x से कितनी लाइन निकली है? 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन निकली है। और z से, हाँ z सबसे ज्यादा z है 4। assume that an electric field enters, ठीक है। the charge particle motion will exhibit what kind of path? बोलो। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो निकला तो क्या उसका कभी भी डायरेक्शन चेंज होने वाली है? तो सीधे सीधे सरपट भागेगा ना, तो स्ट्रेट लाइन। हाँ देखो मैं बताता हूं, कभी भी अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में दो ही तरीके के पाथ ले सकता है पार्टिकल, पहला, दूसरा, पैराबोला। भाई साहब मेरे को बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है? या तो उसमें चीजें सीधी चलती है या पैराबोलिक। तुमने कभी सर्कुलर मोशन होते देखा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन देखा है? अब ध्यान से सुनो, मैंने जहां जहां सेंट्रल फोर्स की बात आई है, मैग्नेटिक फोर्स का जिक्र कभी नहीं करा। हो भी सकता है नहीं भी, कौन जाने, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिना पढ़े हम कुछ भी नहीं बता सकते, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में बहुत दूर दूर तक नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है इसको तुम इक्वेशन से भी देख सकते हो, जैसे मैं तुम्हें फोर्स का एग्जांपल दूं, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, बताओ पाथ कैसा होगा? फोर्स है 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, पाथ कैसा होगा? और अब एक है xi कैप प्लस yj कैप, पाथ कैसा होगा? पहले वाले में स्ट्रेट लाइन है, दूसरे वाले में पैराबोला है। अच्छा एक और चीज बताओ, मेरे को बताया ना तुम्हें कंफ्यूजन कहां है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बताओ 1d 2d 3d? 1d। लो ये एक पॉइंट है जिसका जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1,1, तो बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या ये नहीं होगा? ये घुमावदार है सीधा है? स्ट्रेट लाइन है भाई। बता रखा है सब हाँ वो भी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3k कैप ले ले, और बता तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,2, -3, ओरिजिन से सीधी एक लाइन ज्वाइन कर दे, वही तो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। आ रही बात समझ? लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो भाई साहब ये 2d है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा अगर मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस 3x जे कैप, अब 1d। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर आई कैप 2d, क्या अब समझ में आ रहा है मैथ्स कितनी अनिवार्य है?
भाग लो उससे। मैं कह रहा हूं और भाग लो मैथ से, फिर ऐसी ऐसी हरकतें होती है दिमाग में। मैथ प्योरेस्ट लैंग्वेज है जिसमें तुम अच्छे से बातें बता सकते हो। Consider the following distribution of the charges. What will be the flux of the electric field due to these charges through the surface? बोलो, मजा आ गया? Two charges with the charge q each. Then what is the magnitude sign opposite to the charge? कर लोगे या कर लिया होगा अभी तक तो? बताओ कितना है इसका आंसर? ए माइनस क्यू बटे चार्ज, क्यू बटे चार्ज कह रहा हूँ, क्यू बाय 4. Seventh, the given figure shows two positive charges QB, QC. QB, QC exert a force in the direction x on the charge QA. Fix along the x-axis. Suppose a positive charge Q. कहाँ है positive? अच्छा रखेगा. Is added at x, 0. अच्छा इधर रख दिया. Find the force on QA. QA. अच्छा अब QA पे force निकालना है. बोलो. Shell point charge along the x negative, ठीक है. Shell increase along positive x-axis. क्या अगर उसने मेरे को साइन नहीं दिया तो सारे के सारे पॉजिटिव है, लेकिन QA के बारे में उसने कोई कमेंट नहीं किया. ध्यान से देखो, पढ़ते हैं. QB और QC के तो उसने पॉजिटिव बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें, ठीक है. Exert a net force in the direction x on the charge QA, fix along. अब मुझे QA का शायद नहीं पता है ना, और जो हमने x, 0 पे रखा है कैपिटल Q, उसका भी नहीं पता. लेकिन मुझे ये पता है QB और QC की वजह से हमेशा कहां जाएगा, रिजल्टेंट कहां आएगा इसका. अरे नेगेटिव x एक्सपेक्ट क्यों जाएगा. ये QB है, पॉजिटिव चार्ज है, ये QC है और ये x है. यहाँ एक चार्ज है कैपिटल Q, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा. उसने कैपिटल Q पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव या बोला ही नहीं. चार्ज Q इज एडेड एट x, 0. अच्छा Q पे पूछा है. ओहो, यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया मैंने x दूरी पे Q, और ये चार्ज है QA, इस पे पूछा है फोर्स, है ना. तो अब देखते हैं. ये इस पे फोर्स कहां लगाएगा, और ये तो नेट फोर्स, ठीक है. और ये प्लस Q, अगर ये प्लस है तो ये भी कहां लगाएगा, इस तरफ. तो दो रिजल्टेंट इधर आ गए मेरे पास, जुगाड़ लिया हमने. दो रिजल्टेंट उधर आ गए. अब अगर ये नेगेटिव होता तो सारे का सारा रिजल्टेंट इधर आता. तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं. शेल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. पॉइंट तो नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव माने, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज ये नहीं पता. अगर कोई ऑप्शन इंक्रीज डिक्रीज के बिना कोई आंसर कर रहा है तो वो गलत है, पक्की बात है, क्योंकि दूरी बढ़ने से भाई साहब फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज तो होगा. अब नीचे वाले देखते हैं. शेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शेल डिक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नन ऑफ द अबव. गिवन फिगर कंफ्यूजन हो सकती है ना, मैं एक बार देखने दो मेरे को. गिवन फिगर शोज टू पॉजिटिव चार्जेस QA, QC fix along the y axis. Positive charge है fix along y axis. Exert net electric force in the direction. पता है हमें भाई, QA पता है, QA नेगेटिव है. हाँ देखो ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो. Exert a net electric force in the x direction. ये तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव हो. वो नेगेटिव x बोलता ना, जैसे तो उसने 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 x डायरेक्शन बोला है, x एक्सिस नहीं बोला. दो है, और उसने अगर नहीं डिफाइन किया तो हम क्या लेते हैं नेचुरली. कोई चार्ज मैंने लिख दिया और उसने नहीं बताया नेगेटिव और पॉजिटिव है, क्या लोगे. उसने बता दिया ना कि फोर्स कहां लग रहा है इस पे, नेट फोर्स कहां लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में. फोर्स कहां लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में. अगर मैं कोई बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और मैंने नहीं बताया कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो क्या मानोगे, एक्स की डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है. यहां तो नहीं बोला तुमने कि उसने नहीं बोला ये एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है. आया समझ. आओ देखो, तो ये सारी बातें हटाओ, और उसने क्या कहा है, इस पे फोर्स कहां लगा, नेट फोर्स कहां है इस पे, एक्स डायरेक्शन में. तो इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगा, तो इसका मतलब पक्की बात है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव. इस पे इधर फोर्स लगा, इस पे इधर फोर्स लगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आया.
और जैसे जैसे पास आएगा तो फोर्स और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है? बस कौन सी लाइन धोखा दे गई थी हमें? इन एक्स डायरेक्शन ऑन चार्ज क्यू है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं वो टफ सवाल, बताओ क्या कर सकते हो। खैर 8 फिगर शोन below shows two charges 2q minus q placed at certain distance from each other. Determine the location where the electric field intensity will be zero. थकीला सवाल है। एक माइनस है एक प्लस है, तो छोटे वाले की साइड बाहर, छोटे वाले की साइड बाहर। Ninth, assume that electric dipole is placed at center of hollow conducting sphere. Which of the following statement related to the given information is correct? बताओ। इलेक्ट्रिक डायपोल है, is placed at center of hollow conducting sphere. Center of hollow conducting sphere पे डायपोल रख दिया गया. Which one of the following statement related to the flux of electric field is zero through the sphere? Electric field is non-zero everywhere on the sphere. Electric field is non-zero anywhere on the sphere. दोनों सही है यार, ये ए और बी। देखो बताता हूं, ये रहा स्फीयर, यहां रख दिया मैंने डायपोल, अंदर क्यू एनक्लोज, क्यू नेट एनक्लोज बोलो कितना। अच्छा इसकी वजह से यहां 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 यहां, और इसकी वजह से यहां 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 और यहां और यहां, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क आएगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह नॉन जीरो है, और अंदर नेट चार्ज जीरो है। तो नेट चार्ज जीरो होने की वजह से क्या जीरो हुआ? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना जीरो हो गया। ए गलत क्यों हो गया? सही तो हो गया ये, उसने कहा है फ्लक्स इज जीरो, तो जब चार्ज जीरो है फ्लक्स जीरो, सही बात है। फिर दूसरा उसने बोला कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, सही बात है, नॉन जीरो है। तो क्या आंसर हो गया इसका? बोथ ए एंड बी। समझ आया सबको? पक्का? ये वाले क्वेश्चन शायद तुम घर से नहीं पढ़ के आए, वरना डाउट पूछते तुम उछल उछल के। ये सारे जो मैं करा रहा हूँ, ऐसा मत करो यार अब इस मोमेंट पे तो। Following graph are showing the change in electric field intensity E with respect to the difference d, अच्छा distance d from center of the hollow conducting sphere. Which among the following shows the correct variation? बिल्कुल सही, फालतू सवाल। अच्छा अब ये assertion reason वाले, if point charge is brought to an electric field, point charge electric field के अंदर लाया गया, the field of a point nearly will increase irrespective of the nature of the charge. चार्ज का नेचर कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये तो दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए। तो देखो उसने कहा है पॉइंट चार्ज बोट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, द फील्ड ऑफ पॉइंट नियर बाय विल इंक्रीज इररेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ, इसमें बस एक दिक्कत है वो और कंफर्म हो जाए, विल इंक्रीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज, द फील्ड ऑफ अ पॉइंट नियर बाय। नहीं देखो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। एग्जांपल लेते हैं, उससे तुम्हें और अच्छा समझ आएगा। मैंने कहा ये चार्ज है प्लस क्यू, और एक और चार्ज है जो यहां लाया गया, एक और चार्ज है जो यहां लाया गया, ये है Q1 और ये है Q2, ये है प्लस का, ये है प्लस का। अब मेरे को बताओ, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में कभी भी कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ सकता हूं जहां इक्विलिब्रियम होगा? ढूंढ सकता हूं? पक्का? क्यों आया वो इक्विलिब्रियम? क्यों आया वो इक्विलिब्रियम? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब जीरो हो रही है कम भी तो ही होगी। लो, और अगर माइनस ले आया तो यहां जीरो कभी नहीं हो सकता, बाहर जीरो होगा फिर। तो डिपेंड करता है राइट है कि लेफ्ट है और किस हिसाब से क्या हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। ये असर्शन नहीं बताइए मैंने, पढ़ एक बार और फिर इसको देख मैंने क्या बोला। तुम्हारे 2 घंटे हो गए क्या? उसके बाद दिमाग बंद हो जाता है ना। हाँ बता। देख ले समझ आया तो, वरना पूछ ले दोबारा। ऐसी क्वेश्चन कराने के लिए बैठा हूं मैं, बाकी तो तुम कर ही लोगे।
हाँ यहाँ पे बीच में और बाहर, मतलब इस वाले पॉइंट पे बढ़ेगी, और इधर तो घट भी सकती है। और वहीं पे अगर मैं नेगेटिव ले लेता तो नेगेटिव लेने की वजह से यहां और यहां जीरो और यहां बढ़ती। समझ आ रहा है? तो एसर्शन गलत हो चुकी है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। येलो, ये एग्जांपल दोनों ही गलत कर दे रहा है। तुम्हें इनके सॉल्यूशन में तुम गूगल करोगे तो ये सब थोड़ी ना मिलेगा तुम्हें वहां पे थ्योरी मिलेगी जो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करने जरूरी है। एक क्वेश्चन चलो हमें ढंग का मिला जो डिस्कस करने लायक था। 12वां, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये तो पता ही होगा तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव एंड टू अ नेगेटिव। अब ये बताओ कि क्या रीजन यही, इस असर्शन का रीजन यही है क्या? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं उससे, अलग बात है वो। द इंसुलेटिंग मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जानते हो ना सभी, रोना तो नहीं है ना? पूरा 12वीं का सिलेबस खत्म करा चुका हूं भाई साहब। हाँ, वही पिटता। जूते दो क्यों होते हैं? ताकि एक हो जाए तो एक से आदमी घर चला जाए, एक होता है दूसरे फेंक के मारने के लिए। with lower work function becomes positively charged during charging by rubbing। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या होता है एक बार बताना। मेटल का वर्क फंक्शन ये होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। हो सकता है या फिर कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी 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 हो सकता है। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में एंटर करोगे तो निकलवा देंगे। तुमने देखा था वहां हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक आइसोलेशन में पढ़ा था और एक खुली प्लेट में पढ़ा था। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीबीएसई में तो सिर्फ वो पढ़ा है वैक्यूम के अंदर वाला, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमने आइसोलेशन में भी पढ़ा था, स्फीयर का एक। याद आया? अब तो करेंगे एंटर, तब देखना तुम। इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वर्क फंक्शन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। अरे ये तो गरीबी आ गई है बेचारे के पास। देखो, दोनों अलग अलग बातें तो सही हैं। नहीं, रीजन ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट अगर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा होता कि बाहर पॉजिटिव होते अंदर नेगेटिव होता, इस तरीके से बनती चीज है। ये बात इस पे। और ये एक बात बता, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कौन डिफाइन कर रहा है? नेचर की हम रख दो। तुम नेगेटिव का पॉजिटिव नाम रख दो, पॉजिटिव का नेगेटिव, उससे क्या लेने देना? वो तो कन्वेंशन है एक। पॉजिटिव नेगेटिव आर कन्वेंशन ओनली। बूझ रहे हो? पक्का? हाँ तो बताओ, पढ़ो। सेकंड वाले ने कन्वेंशन जो हम फॉलो करते हैं वो उसके बारे में बात किया है, बिल्कुल सही कन्वेंशन है, लेकिन ये कन्वेंशन थोड़ी ना किसी का रीजन होता है। हाँ, बी होगा इसका। दोनों अलग अलग सही है, लेकिन रीजन, असर्शन का रीजन वो नहीं है जो इसने बताया। इंसुलेटिंग मटेरियल का वर्क फंक्शन हाँ ज्यादा होता है, लेकिन उसने कहा है कि मैंने 6-7 इंसुलेटिंग बॉडी ले ली, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है। हाँ, तो सही तो है ये बात। और कहां से आएगा ये वर्क फंक्शन? मतलब कहां से, कैसे? रबिंग से। मैंने तुम्हें 3 चीजें पढ़ाई थी। चार्ज ट्रांसफरेशन कैसे कैसे हो सकता है? बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, रबिंग। आ गया फ्रिक्शन यहां भी। ठीक है, अब तो तुम फ्रिक्शन को खैर बहुत अच्छे से जानते हो, अब तुम्हारा फ्रिक्शन के साथ नजरिया बदल चुका है पूरा। हाँ, वो माई बाप है फिजिक्स में। जब नहीं आएगी फिजिक्स, भाई साहब बताओ क्या करना है। 14 when air separating the charges is replaced by water, the force between two charges decreases। समझो इस बात को। एयर का, हाँ बता तो दिया उसने, सही बोला एकदम, सटीक बात एकदम, है ना? अच्छा, कितने कितने टाइम डिक्रीज हो गया? 80 गुना डिक्रीज हुआ है। हाँ बता। हाँ, इंडिविजुअल फोर्स चेंज हुआ, नेट फोर्स। और डाइलेक्ट्रिक किस पे इफेक्ट डालता है? नेट फोर्स पे कि इंडिविजुअल फोर्स पे? नेट फोर्स पे। मीडियम इंटरवीनिंग बिटवीन द चार्जेस हैज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स। मीडियम इंटरवीनिंग द टू चार्जेस, इंटरवीनिंग बिटवीन द टू चार्जेस हैज नो इफेक्ट ऑन फोर्स। ये नेट फोर्स की बात कर रहा है। नेट फोर्स पे तो इफेक्ट डालेगा वो। हाँ, नेट फोर्स पे डालेगा ना वो। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आती है बातें? तो ए सही है,
आर अकेला भी गलत है और एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा ऊपर वाले को। आर क्यों गलत होगा? क्योंकि वो नेट फोर्स के बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल फोर्स के बारे में। और कौन सा बच गया इसमें? कहाँ है अब? अच्छा 15 50। अरे भाई साहब तुम घर से पढ़ के आए हो ये? क्योंकि ना मैंने पढ़ा है ना तुमने पढ़ा है, अब पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा। हाँ कोई अगर पढ़ के आया मेरे को कहानी की तरह समझा दो फटाफट, क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा ये क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट गया भाड़ में? पढ़ा है मतलब नहीं पढ़ा? ये क्या होता है? आधा पढ़ा है, नौ ने पो हो रहा है, पौने नौ हो रहा है, क्या है ये? ठीक है बता। अरे रुक जाओ, क्यों इतनी मेहनत करनी? हाँ मिल्कमैन। बहुत भूखे हो यार तुम। हाँ 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 ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो हमने बता रखा है, हमें पता है। अरे तो ये तो भाई कॉम्पिटेटिव लेवल करने लगा ना मेरे को। केस स्टडी डालनी थी यार, कहीं से तो ढूंढ के डालता भाई, क्वेश्चन बहुत कम है केस स्टडी के। यार केस स्टडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं आती है, क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है, वो किसी और चीज से रिलेट कर रहा होता है जिसके बारे में तुम नहीं जान रहे होते। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अब तो है नहीं सीबीएसई में, पहले हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन उससे जो अब जो कॉन्सेप्ट है वो उसने एक एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर दिया, इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन गया है। अच्छा अच्छा केमिस्ट्री में ठीक है। मैं क्या 11वीं की कौन सी किताब पढ़ी है तुमने? हाँ तो बताओ इसमें क्या क्या होगा फिर। देखो मैं बताता हूँ, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ए ऑप्शन देखा और मुझे पढ़ा हुआ मिल गया, चार्जेस क्वांटाइज्ड, खत्म बात। मिलिकन एक्सपेरिमेंट बना ही किसके लिए था? क्वांटाइजेशन के लिए। क्वांटाइजेशन लाए कहां से थे हम? अरे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ही तो आया था क्वांटाइजेशन, जिसमें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था कि मास की जगह डेंसिटी ले लेते हैं, फिर वहां से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटीजर आता है हमेशा। वहां से हमें पता लगा था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.67 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो ना तो पूरी थ्योरी पढ़ी हमने ना कुछ पढ़ा, ए ऑप्शन देखा उसमें से एक सबसे बढ़िया लाइन मिल गई, चार्जेस क्वांटाइज को कोई गलत नहीं कर सकता दुनिया में। Suppose the charge on the drop in millical experiment are found to be इतना, then what will the quanta of the charges? तो क्या आ जाता क्वांटा ऑफ चार्ज? सबसे छोटे वाला 4 कूलम, 4 माइक्रो सॉरी। Assume there is a negative charge will drop, prevent from the following under gravity a vertical electric field mass will drop इतना। क्या कर लोगे इसको बैलेंस? mg बराबर क्यू डी, which of the following value of the charge on the oil drop is possible? अब तुम्हें ई पता है ना? नहीं रुको, which of the following values of the charge on the oil drop is possible? हाँ 2 हाँ क्वांटाइज है ना, तो इंटीजर होना चाहिए ए के सामने, इंटीजर नंबर ही बैठेगा। अब मेरे को बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी जीवन में ये कहा था कि कभी भी अगर ऐसा हुआ है, एसर्शन बेस्ड क्या क्या बोलते हैं इनको, केस स्टडी, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आए, कभी मत पढ़ो पहले केस, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं हो पा रहे फिर केस स्टडी पढ़ो। क्या बात बताई थी? बस यही लॉजिक था उसको बताने का। जैसे 16 पे आ जाओ डायरेक्ट, व्हाट इज सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज? व्हाट इज सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज? देखो मेरे को बताओ, सुनने ध्यान से, अगर मैंने कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए तो ये कंसेंट्रिक सर्कल किसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे? इस बंदे के अबाउट। एक एक्सिस, रुक जाओ इसकी बात पूरी होने दो, एक एक्सिस ले ली, ये वो एक्सिस, यहां पेन की नोक पे एक तेरा मिल्कमैन बैठा है, ठीक है? हाँ हाँ, वो अरे ओरिजिन पे था, बुलेट से आगे आ गया नोक पे, तो यहां बैठा है वो बंदा, क्या उसके लिए सभी के सभी सिमेट्रिक है? अब क्या उसको रिलेटिवली दूरी घटती हुई बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी? क्या आप सारे के सारे हाइपोटेन्यूज में दिखाई देंगे उसे? क्योंकि ये और ये तो 90 डिग्री पे है, कि एक हाइपोटेन्यूज बनेगा, कि सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ रेडियस के लोग चलने पे दिखाई देगी। तो अगर तुम्हें सिमेट्री देखनी है तो क्या रेडियली आउटवर्ड नहीं होंगे? क्या यही लॉजिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी? तो मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मेरे को बताया सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डायग्राम देखा तो रेडियली आउटवर्ड, खत्म बात। तो रेडियल इनवर्ट तो बिल्कुल, रेडियल इनवर्ट में देख ऐसे आएंगे हम,
और रेडियल इनवर्ड में सिमेट्री होगी, बट वो कहां से देख रहा है, वो अंदर से बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर से अंदर की तरफ देख रहा है। देख डायग्राम देख, अरे नहीं, रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, नहीं बी है, और रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ए है। तो देख यहां एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, यहां एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, यहां से यहां जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, सर्कुलर क्लॉकवाइज नहीं, सर्कल के लॉन्ग चलेंगे तो हर किसी पे दिक्कत हो जाएगी। सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक, और ये पढ़ो ना उसने क्या लिखा है, अबाउट अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, क्या लिखा है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड। और अगर पूछता नेगेटिव चार्ज तो क्या लिखा जाता, रेडियली इनवर्ड। हो गया आउट क्लियर ये वाला भी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो बस एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड इन फील्ड ऑफ टू लाइक चार्जेस, इन फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इन फील्ड ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, डी बहुत अच्छा, ये भी है ए एंड सी, हाँ मैं यही बोल रहा था, मैं कहा इसमें भी दो ऑप्शन सही है। समझ आ गया ना क्यों, इन द फील्ड ऑफ टू लाइक चार्जेस, और या फिर इन द फील्ड ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक ही तो बात है दोनों। Which one of the following statement is incorrect about the electric line of forces? ये तो तुम बता सकते हो। हम्म, हम्म, अरे लाइन परपेंडिकुलर नहीं बनाई है मैंने, सिमेट्री बनाई है। हाँ, रेडियस और ये कितना एंगल बनाएंगे हमेशा ही 90 डिग्री, तो कर्व कहाँ आया फिर इसके लिए। चलो मैं तुमने जितना थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन पढ़ा है उससे रिलेट करवा सकता हूं मैं इसको। अगर तुम सेंटर में इस पार्टिकल को जाते हुए देखोगे और तुम इसको ऐसे देख रहे हो घूमते हुए, तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं दिखाई देगा इसका, खत्म बात। ऐसे कर लो। सी बताओ, सी का क्या आया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं अभी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म, अजी हाँ ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, तो क्वेश्चन बिना पढ़ी सही है ये तो। इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ए इट विल मूव, नेगेटिव चार्ज रखा इज प्लेस्ड एट ए, ए कहाँ है इसका, ए रहा, और यहाँ पे क्या रखा हमने, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे, और क्या रखा, नेगेटिव चार्ज रखा, तो नेगेटिव चार्ज रखने के बाद ये कहाँ मूव करेगा, अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि ये उल्टा काम करता है, उल्टी गंगा बहती है इसकी इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, और बस अब एक क्वेश्चन हो रह गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता नहीं क्या कह रहा है थ्योरी में, भगवान जाने। What is the cause of quantization of electric charge transfer of an integral multiple of neutron, proton, electron? सी हो गया, खत्म बात। What is the cause of charging? चार्जिंग का cause क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रॉन, सी हो गया खत्म। Which of the following is correct statement? The glass rod gains electron from the glass rod silk when they are rubbed against each other. Rod gives proton to silk when they are rubbed. Proton तो वैसे भी नहीं जा सकते। Rod gains proton, proton ये भी गलत। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। रोड और सिल्क में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज सिल्क की ज्यादा होती है रोड की, भाई साहब सिल्क की ज्यादा होगी, तो कहां से कहां मूव करेंगे, सिल्क से रोड पे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव गलत है तुम्हारा, सिल्क ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है। तो रोड किसको इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क को। डी फटाफट देखो, डी टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड दीज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट बी। बताओ, साफ दिख रहा है इसका आंसर, हाँ और क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। क्वेश्चन कम थे बट मैंने थोड़ी सी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की, सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखो इसको, उसका मत देखना, नीट वगैरह जेई मेंस वगैरह उसके हिसाब से मत देखना। यार कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का। क्या बोला तूने उसे ऐसा, क्या पता इसीलिए गुस्से में तू बोलना रहा उससे। क्वेश्चन पढ़ के आना भाई आगे से, थोड़ा और जल्दी हो जाता हमारा काम खत्म। हाँ वरना आज ना मैं वो करा था, मैं अभी तुम्हारे सामने रजिस्टर में से वो पुराने नोट्स में से उठा के कुछ पढ़ रहा था ना। अरे तुम तो रजिस्टर नहीं देखा तुमने,
चलो खैर कोई नहीं, तो मैं एक्चुअल वो सोच रहा था कि तुम्हारे साथ वो बढ़िया चीज शेयर करूं, डिफरेंशियल इक्वेशन और इलेक्ट्रोस्टैट, टाइम कम बढ़ जाएगा। अरे बाद में करूंगा फिर, अब मजा नहीं आएगा उतना, वो फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना और गूज़बम्प आएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें, टेस्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, और मैं उसमें उसमें थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करूंगा कि बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ई इतना खास क्यों है हमारी जिंदगी में, और ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर लो या इंटीग्रेट कर लो, इसके कान पे जू रेंग क्यों नहीं रेंगती। ये सारी बातें फिजिक्स से रिलेट करता, और हम यूनिवर्स बनाते हैं अपना एक। अगर अगली क्लास में टाइम बचा और तुमने जल्दी कर लिया, सेकंड चैप्टर की डिस्कशन जल्दी कर ली, तो फिर मैं ये करा दूंगा। अब टेस्ट बताओ कल किस टाइम दोगे, टेस्ट पूरे सिलेबस का है। 3 घंटे का टेस्ट, हाँ 3 घंटे का ही होगा टेस्ट तो। तुम एक काम करो, सुनो, काम ऐसा करो, तुम काम ऐसा करो कि कल 2 से 5 टेस्ट दे दो, 5 से क्लास दौड़ेगा पक्का। तो कल 2 से 5 है टेस्ट, टेस्ट क्या वो पूरा रीडिफाइंड टेस्ट होगा, बहुत सीरियस होके देना, और उसके बाद वो कर लेंगे हम, क्या बोलते हैं, क्लास कर लेंगे 5 से, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन हो रहे हैं उसके, इजी लग रहे हैं। हाँ उठा रखे हैं इसमें से क्वेश्चन मैंने शीट में।